चलिए फिर आज आई दृष्टि का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि पहला पार्ट आप सभी ने देख लिया होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, पूरा जो भी नेशनल न्यूज का पार्ट है आई दृष्टि के भीतर जो भी कवर किया गया है सभी को अच्छे से हम देख लेंगे। यहां पर जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से वह, और जितना डेटा हमें याद रखना जरूरी है उसके इर्द गिर्द जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए वो सब हम यहां पर समझ लेंगे, एक फ्लुएंट एक फ्लो के साथ में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करें उससे पहले ये समझ लो, देखो नेशनल न्यूज और जो इंटरनेशनल न्यूज है ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के इस पार्ट से आते हैं आपके। इसके बाद में फिर मिसलेनियस पार्ट्स रहता है, बाकी आर्थिकी और डिफेंस के सेक्टर से भी हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। शुरू करें फिर बिना देर किए हुए। अब देखते हैं सबसे पहली न्यूज क्या है। सबसे पहली न्यूज है देखो संविधान हत्या दिवस। अब संविधान हत्या दिवस से संबंधित यह न्यूज है, तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझ लेते हैं, तो यह आज वाली जो न्यूज है, ये करंट की जो न्यूज है, ये समझ में आ जाएगी। बात करते हैं कि संविधान की हत्या कब होती है। देखो संविधान दिवस कब हम मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, सभी को पता होगा। संविधान दिवस जब 26 नवंबर को मनाते हैं तो इस दिन संविधान को लागू किया गया था। कुछ पार्ट यहां पर संविधान के लागू कर दिए गए थे, कुछ अनुच्छेद, और इसके बाद में फिर पूरी तरीके से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। क्लियर, सभी को तो पता होगा, ये पॉलिटी की क्लास की होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब फिर बात करते हैं संविधान की हत्या कब की गई। देखो संविधान की जो हत्या की जाती है वो इंदिरा गांधी के द्वारा जब 1975 का इमरजेंसी लगाया जाता है तो वह संविधान की हत्या के रूप में जाना जाता है। अभी के समय उसी को याद करते हुए, उसी को एक गंदा दिन के रूप में याद करते हुए ही संविधान हत्या दिवस मनाया गया। अब बोले देखो इसके लिए आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, इमरजेंसी कब कब लगा है, जो नेशनल इमरजेंसी है ये कब कब लगा है, ये पॉलिटी का थोड़ा सा ज्ञान भी हो जाएगा कि अनुच्छेद भाग 18, जब वहां हमने अनुच्छेद भाग 18 किया था वहां हम जाने थे कि 3 तरीके से देखो यहां पर आपातकाल की सुविधा की गई है। यहां पर है ना, पहला है आपका नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है आपका प्रेसिडेंशियल रूल, तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल जिसे बोलते हैं। अब देखो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, अभी तक अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार हमारे देश में लगा है तो बताना है 3 बार हमारे देश में लगा हुआ है। एक बार चाइना से युद्ध हुआ तब, दूसरी बार जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और तीसरा जो आपातकाल लगता है 1975 का, यही इंदिरा गांधी के द्वारा 21 महीने तक के लिए आपातकाल लगा दिया गया था। बेसिकली यह था कि अगर आप उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे हो तो उन्होंने बहाना क्या दिया, आंतरिक अशांति। सभी को याद होगा वहां अच्छे से डिस्कस किया था कि 3 देखो वहां पर पैरामीटर बताए जाते हैं। जब हम अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं वहां 3 पैरामीटर हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, तीसरा क्या था, आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति को ही अपना टूल बनाते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून, तारीख क्या थी भाई, 25 जून 1975, ठीक है, ये कहानी जो सुनाई जा रही ना, करंट की न्यूज देखो अभी इसी में आ जाएगी। अब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति वाले टूल को उठाया और 21 महीने के लिए देश में 21 महीने के लिए आपातकाल लागू कर दिया। कितने दिनों तक लगा था ये, 21 महीनों तक। तो 3 बार आपातकाल लगाया गया, और जो तीसरा आपातकाल था ना ये इलॉजिकल था, इसीलिए बोला गया कि संविधान की हत्या के रूप में इस दिन को जाना जाना चाहिए 25 जून को। तो इसी कारणवश गृह मंत्रालय के द्वारा 25 जून को अब से क्या मनाया जाएगा, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे इसी कारण 44वां जब संविधान संशोधन होता है तो यही आंतरिक अशांति वाला टूल खत्म किया जाता है और यहां पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया जाता है। याद सभी को है कि नहीं, रिवाइज कर रहे हो कि नहीं, नहीं रिवाइज कर रहे हो जाकर पॉलिटी वाले रिवीजन कर लेना जाकर के अच्छे से, उनको 10 ही वीडियो है वहां पर। ठीक है, तो देखो ये आंतरिक अशांति इसलिए हटाया गया ताकि दोबारा कोई संविधान की हत्या ना कर सके। क्लियर, तो न्यूज क्लियर, पूरी कहानी क्लियर, और पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चंस इससे जोड़कर पूछे जा सकते हैं वो सारे क्लियर हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। देखो अगली न्यूज है आपकी वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। अब यह न्यूज किससे जुड़ी हुई है, यह न्यूज जुड़ी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा मतलब होता है, देखो मशीनें आपकी तरह ही बुद्धिमान हो जाएं जब, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाना जाता है। बहुत सारी चीजें आप यूज करते होगे, जैसे सिरी का यूज करते होगे, एलेक्सा का यूज करते होगे, चैट जीपीटी का यूज करते होगे, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ही सारी की सारी ये प्रौद्योगिकी या प्रणालियां आपकी नजर आती हैं। ठीक है, और साथ ही जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है जैसे डीप टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं हम, उसमें देखो आपका सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब क्या है आपकी डीप टेक्नोलॉजी के रूप में भी जानी जाती हैं। अब बात करते हैं भाई इतना महत्वपूर्ण है, किसी भी राष्ट्र के लिए कितना महत्व रखती हैं ये समझ में आया। तो भारत के संदर्भ में यहाँ क्या प्रयास हो रहा है और ये न्यूज अभी समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ जानना है तो थोड़ा बैकग्राउंड समझो, किसका, जीपीएआई का। बोले जीपीएआई के बारे में क्यों बता रहे हो, क्या है जीपीएआई। देखो ग्लोबल पार्टनरशिप हुई ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
तो यह जो ग्लोबल पार्टनरशिप है लगभग 28 देशों का यह एक समझौता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बेहतर कार्य करेगा। अब बोले ये हमारे लिए क्यों जरूरी है जानना? जरूरी इसलिए जानना है क्योंकि यह आता है आपका 2020 में। जीपीएआई जो है संगठन, ये एक तरीके से मल्टी स्टॉक होल्डर जो आपका संगठन है, ये कब आता है? 2020 में आता है। जरूरी इसलिए है क्योंकि 2024 में इसकी अध्यक्षता किसके पास में है? इसकी अध्यक्षता है हमारे प्यारे भारत के पास में है। ठीक है, तो जीपीएआई जो है इसकी अध्यक्षता भारत के पास में है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। साथ ही जो कोई भी ऐसा एक वैश्विक संगठन या कोई समझौता होता है जहां पर अध्यक्षता भारत करता है, वो हमारे लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से बनते ही बनते हैं। हमने ट्रेंड एनालिसिस किया था तो वहां से ये चीज समझी थी, तो हम पकड़ के चलेंगे वो सारी न्यूज को, है कि नहीं? तो ऐसे हमने पकड़ा जीपीएआई को और यहां से समझ में आया कि भारत के पास जब अध्यक्षता है तो भारत यहां क्या क्या प्रयास कर रहा है। तो भारत जो प्रयास कर रहा है उसी संदर्भ में भारत के इंडिया एआई मिशन को पहले समझना पड़ेगा। इंडिया एआई मिशन जो है भारत के द्वारा मार्च 2024 में लाया जाता है और 10,000 करोड़, लगभग 10,000 करोड़, इतना याद रखना आप, 10,000 करोड़ का यहां पर भारत के द्वारा बजट आवंटन किया जाता है। एआई से संबंधित जो भी आपको डेवलपमेंट करना है भारत में, उसको देखो, उसमें कोई फंड जो है, पैसा कोई बाधा नहीं बनना चाहिए। इसलिए यह जो बजट है 10,000 करोड़, 10,371 करोड़ का यहां पर निवेश किया गया सरकार के द्वारा। अब ये क्या है? एआई के देखो यहां पर तय किए गए कि 7 पिलर्स होते हैं। बेसिकली एआई के लिए जरूरी क्या होता है? वही सारे पिलर्स हैं। इन्हीं पिलर्स पर ही जब सातों पिलर को मजबूत कर दिया जाएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक ख्याति प्राप्त कर लेगा भारत भी। ठीक है, समझ में आया? तो सातों पिलर कौन से हैं इजीली समझ जाओगे। जैसे कंप्यूटर कैपेसिटी को बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा क्या है? इनोवेशन सेंटर को मेंस में देखो जब आप लिखोगे तो 7 पिलर्स की चर्चा जरूर करनी है। यहां एक बार खाली देख लेते हैं कि क्या इंडिया एआई मिशन में 7 पिलर्स कौन से हैं। एक तो आपका देखो इनोवेशन सेंटर को डेवलप करो, डेटाबेस। अब डेटा देखो, एक समझो यहां पर डेटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितना ज्यादा डेटा होगा, अब चैट जीपीटी के पास जितना ज्यादा डेटा होगा, जितना सुसंगठित तरीके से डेटा होगा, जितना ऑर्गेनाइज डेटा होगा, आप यदि कोई प्रश्न वहां पूछोगे आपको आंसर उतना ही अच्छा मिलेगा, है ना? तो इसलिए डेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिग डेटा हो गया, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को बेहतर करने के लिए। तीसरा है देखो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो इनिशिएटिव है इसको आगे बढ़ाना है। चौथा फ्यूचर स्किल्स की बात की गई है ना। फिर आपका स्टार्टअप, जो भी एआई से संबंधित स्टार्टअप्स हैं इनको वित्त पोषित किया जाएगा। जो 10,000 करोड़ रुपया है भैया, खत्म कहां करोगे? इन्हीं सब पिलर्स पर ही तो खत्म करना है। और सबसे लास्ट आ जाता है जो आपका सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, यानी कि एआई को भी रिस्पॉन्सिबल एआई बनाना है। तो ये इंडिया एआई मिशन है। समझ में आ गया? जीपीएआई से इंडिया एआई मिशन तक की यात्रा कवर की। अब ये न्यूज क्या है उसके बाद? अभी लेटेस्ट की न्यूज ये है कि इसी पर वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन होता है। बेसिकली ये जो वैश्विक इंडिया एआई जो शिखर सम्मेलन है, विश्व के जितने भी एआई से जुड़े हुए दिग्गज लोग हैं या भारत के जितने भी एआई से जुड़े हुए दिग्गज लोग हैं, उन सभी को कहां बुलाया जाता है? बोले नई दिल्ली के भारत मंडपम में इनको बिठाया जाएगा और इनकी तकनीक को समझा जाएगा। एआई से संबंधित जो भी इनके पास स्टार्टअप्स होंगे इनको समझा जाएगा और भारत सरकार के द्वारा यहां पर समर्थन दिया जाएगा। बेसिकली इसका आयोजन जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। सारी न्यूज क्लियर हो गई? इंडिया एआई मिशन से लेकर के जो वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन है, ये पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना? पूरा एक फ्लो में आपने चीजों को समझ लिया होगा जो भी न्यूज दी हुई है। अब बोले एआई के जब इतने फायदे हैं तो एआई को क्या रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है? बोले बिल्कुल है। क्यों रेगुलेट करने की जरूरत है? हमने अभी देखा कि एआई जो आपका जेनरेटिव एआई के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। जेनरेटिव का मतलब होता है, जैसे देखो आप वीडियोस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह देखते होंगे, एआई के आधार पर बहुत सारी फेक पिक्चर्स जो होती हैं आपकी इधर उधर दिखाई देती हैं और हम उनको रियल समझ लेते हैं। तो ऐसा फेक डेटा, फेक पिक्चर्स या फेक वीडियोस के माध्यम से किसी की भी छवि खराब की जा सकती है, किसी को बदनाम किया जा सकता है ना। और साथ ही साथ ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा बन सकता है। तो बोले इस संदर्भ में क्या करना चाहिए? इस संदर्भ में इसको रेगुलेट करने की भी जरूरत है। सारी चीजें समझते चलना, सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो इस संदर्भ में आपने बताया कि रेगुलेट करने की जरूरत है और इस रेगुलेशन के लिए वैश्विक स्तर पर जो मांग उठी है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार प्रपोजल रखा गया है। किस देश के द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो यूएसए के द्वारा ही इसके रेगुलेशन संबंधित पहली बार अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा में, यूएन जनरल असेंबली में पहली बार किसी देश ने अगर यह प्रपोजल रखा है, किस देश ने रखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने रखा है। और यह महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी का समर्थन भी मिला हुआ है। साथ ही एक न्यूज और याद करो, जब घटनासार हम पढ़ रहे थे तो वो कौन सा देश है जो एआई पर जिसने कानून बनाया है? तो याद होगा, अगर रिवाइज कर रहे होगे तो ईयू है आपका, जो आपका यूरोपीय यूनियन है, इसने एआई पर सर्वप्रथम कानून बनाया है। क्लियर? एआई से संबंधित जितना क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएगा, सारा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया यहां पर। चाहे जीपीएआई से पूछेगा, चाहे आपका अब इंडिया मिशन से पूछेगा,
जो 7 पिलर्स हैं वो देख लिए हमने। इसके बाद में जो ग्लोबल जो इंडिया एआई आपका समिट हुई है भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई है, इससे क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए। साथ ही साथ जो प्रपोजल लाया गया है पहला किस देश ने लाया है और एआई पर कानून किसने बनाया है, अब इससे बाहर क्या ही क्वेश्चन ले जाएगा वो, है ना। अब आगे बढ़े, आगे देखो आया आपका टेलीकम्युनिकेशन जो एक्ट आता है। देखो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ज्यादा कुछ नहीं जानना है, जो टेलीकम्युनिकेशन आपकी कंपनीज हैं इनको रेगुलेट करने के लिए जो बहुत पुराना अधिनियम अभी तक अंग्रेजों के समय का था, कौन सा आपका ये इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जो इंडियन आपका टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का एक्ट था, इसको रिप्लेस करते हुए ही 2023 में आपका नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आ गया है। इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण चेंज ये है जो हमारे लिए जानना जरूरी है कि देखो उसी के तहत जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं इनको देखो अप्रूवल लेना पड़ता है केंद्र सरकार से, ये तो सभी को पता है और वो अभी भी लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे चेंज किए गए जैसे कुछ वंचित क्षेत्र होते हैं, कुछ दूरगामी क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो एक फंड बनाया जाता है इस अधिनियम के तहत ही दूर संचार सेवाएं वहां भी भेजी जाएं, टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज होती हैं वहां भेजने के लिए जो पैसा चाहिए, अब पैसे के लिए ही एक फंड था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल जो सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होता है ये दूर संचार कंपनियों को क्या होता है, इन्हें जो है उन दूरगामी क्षेत्रों में जहां लोग निवेश नहीं करना चाहते वहां भी जो है जो आपकी दूर संचार सेवाएं हैं ये प्रदान करना जरूरी होता है इस फंड के माध्यम से। तो इसका नाम बदल दिया गया है, अब डिजिटल भारत निधि हो गया है। प्रश्न बनेगा प्री में तो यहीं से बनेगा कि इस फंड का, इस निधि का नाम बदल के क्या हो गया है, डिजिटल भारत निधि, डिजिटल इंडिया फंड कर दिया गया है। साथ ही साथ एक पेज देखो गायब है, लेकिन क्या न्यूज है उस पेज से संबंधित ये समझ लो। देखो वहां पर और यह भी बताया गया है कि इस कानून के तहत ये तय किया गया है कि अब व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने सिम ले सकता है, 9 सिम ले सकता है। ठीक, कुछ एरियाज को छोड़ दिया जाए, सेंसिटिव एरियाज को, तो वहां पर अब पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 9 सिम ले सकता है, 9 सिम से ज्यादा वो नहीं ले सकता है। ठीक, ये एक प्रोविजन किया गया है इस अधिनियम के तहत। तो दो फैक्ट हमें निकल कर आए, एक फंड का नाम चेंज हुआ है, क्या नाम हो गया है, डिजिटल इंडिया फंड हो गया है, साथ ही मैक्सिमम लिमिट कितनी तय की गई है, 9 सिम की। ठीक, इसके बाद अगला देखो कानून एक और दिया हुआ था जो है लोक परीक्षा को लेकर के। आप सभी ने देखा होगा नेट जेआरएफ की परीक्षा लीक हो जाती है, नीट पीजी की परीक्षा लीक हो जाती है, तो इस संदर्भ में साथ ही साथ अपने उत्तर प्रदेश में आरओ की परीक्षा भी लीक हो जाती है। लेकिन सेंट्रल लेवल पर एनटीए वगैरह देखो ये एग्जाम्स कराती हैं और लगातार ये परीक्षाएं लीक हो रही थी, तो इन पर जो परीक्षा लीक कराने वाले लोग थे इन पर नकेल करने की आवश्यकता थी। क्यों नहीं, क्योंकि डिटरेंस नहीं था किसी भी तरीके का। जब डिटरेंस नहीं होगा, मतलब कोई भय नहीं होगा, तब तक लीक कराने से पेपर कोई क्यों डरेगा। तो इसीलिए सरकार से लगातार गुहार की गई कि आप कानून बनाओ, है ना। अब कानून जब तक वो भी ठोस सजा का प्रावधान नहीं करोगे तब तक ऐसी लीक वाली खबरें लगातार सुनने को मिलेंगी और लगातार लीक पेपर हो भी रहते हैं। तो इसी के चलते लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत यह तय किया गया यदि कोई लीक पेपर कराता है तो उसको 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। पहला तो प्रोविजन ये किया गया। सजा से संबंधित क्या है, पहली सजा है देखो 3 से 5 साल तक की उसको सजा मिलेगी, मिनिमम कितनी, 3 साल की, और 10 लाख जुर्माना। साथ ही साथ अगर ये मान लो किसी तरीके का कोई ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर पाया गया व्यक्ति, है ना, कोई संस्था है, कोई संस्था एक ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर पाई जाती है, संगठित अपराध में अगर जुड़ी हुई भी पाई जाती है, तो वहां पर सजा बढ़ा दी गई है, 5 साल मिनिमम है और 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना, भारी जुर्माना लगेगा। तब कितना भैया, मिनिमम 1 करोड़ तक का, याद रखना मिनिमम 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। ध्यान से अब उस पेज को पढ़ना। ये न्यूज हो गई हमारे लिए महत्वपूर्ण, क्या क्या जानना जरूरी है ये समझ में आ गया। अगली न्यूज है भैया नालंदा परिसर को लेकर के। नालंदा परिसर को लेकर न्यूज क्या है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसके कैंपस का देखो शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहां पर, राजगीर, बिहार के राजगीर में इसके कैंपस का उद्घाटन कर दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को भी जानना जरूरी है। अगर हिस्टोरिकल इसके देखो, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बहुत रिच है और उससे अगर क्वेश्चन बना दिया गया तो क्वेश्चन कम से कम बेसिक एकदम स्टेटमेंट फॉर्म में ही पूछ दिया गया ना, तो आपको आना चाहिए इतना, और इतना सभी को पता होना चाहिए कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी इसका जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था, गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा। क्या नाम था इनका भैया, कुमार गुप्त के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। फिर आगे बात आती है, आगे चलकर के कई राजा हुए जिन्होंने इन्हें संरक्षण भी दिया। फिर इसको समाप्त किसने किया, है ना, इसको निपटाया किसने आखिर। ये आज के समय में ये परिसर जो है, कैंपस जो है, केवल वहां पर इसके खंडहर ही दिखाई देते हैं, तो खंडहर बनाया किसने, ये जानकारी तो होनी चाहिए कम से कम। तो देखो ये जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब मुगल काल आप पढ़ते हो तो मुगल काल में दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा होगा। जब गुलाम वंश की स्थापना होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सेनापति समझ लीजिए होता है, इसका नाम होता है बख्तियार काकी। क्या नाम होता है, सॉरी, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा ही पूर्व में
यानी कि दिल्ली से पूर्व में कई सारे सैनिक अभियान किए जाते हैं। इसी संदर्भ में जब बख्तियार काकी आपका बिहार पहुंचता है तो बिहार में देखता है नालंदा यूनिवर्सिटी को, और नालंदा यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय को देखता है, बहुत बड़ा पुस्तकालय होता है, और उस पुस्तकालय में ही आग लगा देता है। ऐसा माना जाता है कि पुस्तकालय इतना बड़ा था, विशाल आकार का था, कि यहाँ पर 3 महीने तक आग लगी रही। ठीक है, 3 महीने तक वो जलता रहा, वहां की पुस्तकें जलती रही। तो बोले किसने नष्ट किया इस नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर को या पुस्तकालय को? तो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। अब उसी को लेकर के दोबारा से इसको पुनर्निर्माण करना चाहिए, ऐसी सलाह सर्वप्रथम दी गई थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, पूरी कहानी समझ लो, कहानी समझ लोगे और क्या जरूरी है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जान लो। तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये बोला गया कि हमें दोबारा से ऐसा एक महान विश्वविद्यालय जो है खड़ा करने की जरूरत है। उसी के संदर्भ में ही अभी के समय नालंदा यूनिवर्सिटी के जो कैंपस को इसका उद्घाटन कर दिया गया है। 455 एकड़ की भूमि राजगृह में यहां पर दोबारा से वैसी ही यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, और उसी तरीके से जैसी हमारी अंतरराष्ट्रीय ख्याति पहले मिली हुई थी तब के समय में, और वही दोबारा से ऐसी व्यवस्था की जाएगी यहां पर। क्लियर, यहां न्यूज समझ में आई। अब नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंधित ये जानो कि यहां पर जो कुलाध्यक्ष हैं, विजिटर, देखो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है, ध्यान से समझना, कोई भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उसके विजिटर या कुलाध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट महोदय ही होते हैं। तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इसकी कुलाध्यक्ष हैं, और ये कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय ही क्या करते हैं, वहां पर वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं। तो अभी के समय अगर पूछा जाए नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया जो है 16वें फाइनेंस कमीशन के हेड भी हैं। क्लियर, और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। ये सारी जानकारी होनी चाहिए, है ना, ये सारी जानकारी किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अब यही नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हैं। अब जो इसके इंटरिम वाइस चांसलर हैं वो कौन है? आपके अभय कुमार सिंह हैं। ठीक, इतना डेटा है जो महत्वपूर्ण है और सब समझ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है स्मृति वन भूकंप संग्रहालय। नहीं पढ़ेंगे इसको अच्छे से, खाली एक रिवीजन। क्यों? क्योंकि घटनासार में अच्छे से किया हुआ। याद करो, जब यूनेस्को के द्वारा विश्व के ब्यूटीफुल सबसे सुंदर जो म्यूजियम थे उन म्यूजियम्स की लिस्ट निकाली जाती है, उन म्यूजियम में सबसे ज्यादा जो सुंदर है, सर्वाधिक सुंदर है, वो है आपका A4 आर्ट म्यूजियम। चाइना का A4 आर्ट म्यूजियम सबसे ज्यादा सुंदर म्यूजियम के रूप में जाना गया। दूसरा भैया मिस्र का है ब्रांड इजिप्टियम म्यूजियम, और तीसरा स्थान आता है हमारा भुज, गुजरात में ही भुज है। भुज में ही पता है आपको 2001 में जो भूकंप आता है, उस भूकंप की याद में, स्मृति में ही यह स्मृति वन जो आपका म्यूजियम दिखाई देता है। और वन क्या है? यहाँ मियावाकी वन है, जापान की तकनीक पर आधारित जो मियावाकी वनों का विकास इस म्यूजियम के चारों ओर दिखाई देता है। इस कारण से यह जो म्यूजियम है बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर छवि है इसकी। इसीलिए यह तीसरा सबसे सुंदर म्यूजियम यूनेस्को की जो है, यूनेस्को की जो लिस्ट निकाली गई सुंदरतम जो आपके म्यूजियम है उसमें से तीसरा सबसे सुंदर म्यूजियम आपका स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है। क्लियर, और सबसे ज्यादा सुंदर किसका है? चाइना का है A4 आर्ट। रिवाइज हो गया। इसके साथ साथ एक न्यूज और थी, हमने वहां भी पढ़ी थी कि स्मृति भूकंप जो संग्रहालय है इसको यूनेस्को का ही एक अवार्ड है, प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स। क्या नाम है? प्रिक्स वर्सेल्स। इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। याद रखना, पुरस्कार मिला नहीं है, इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और शॉर्टलिस्ट किया गया है फिर भी यूनेस्को के इस तरीके के अवार्ड में जो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, यानी कि इतना सुंदर आर्किटेक्ट है इसका, इसमें अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो पहला आपका इस तरीके का म्यूजियम हो जाता है भारत का। और भारत का जहां पर पहला हो या भारत का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा, ऐसा अगर कहीं पर भी आपको स्टेटमेंट दिख जाए, समझ जाना वो महत्वपूर्ण है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है हमें, है ना। क्वेश्चन बनाए जाने की संभावनाएं पड़ जाती हैं। तो इस अवार्ड के लिए भी आपका ये चुना गया है। कौन? स्मृति वन भूकंप म्यूजियम। अब मोदी सरकार 3.0 पहली ही न्यूज थी। याद करो, जब घटनासार की थी तो 18th लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, 18वीं लोकसभा का चुनाव, पहली न्यूज थी, अच्छे से किया था। वहां हमने देखा था कि बीजेपी, देखो जो एनडीए अलायंस है आपका भारतीय जनता पार्टी का, 293 सीटें आती हैं और यहां पर बहुमत के साथ सरकार बनती है, और मोदी जी आपके 20वें जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में बन जाते हैं। साथ ही साथ कुछ डेटा था वहां पर। क्या डेटा था? जैसे सबसे ज्यादा डेटा था महत्वपूर्ण कि 71 जो आपके हैं मंत्री हैं। कितने मंत्री भैया? 71, और इसमें से 7 जो है महिलाएं बताई गई थी। याद आ रहा है? सब रिवीजन हो रहा होगा। तो 18वीं जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एनडीए अलायंस देखो जीतता है यहाँ पर, है ना, बहुमत प्राप्त करता है। उसमें 71 जो कैबिनेट बनी, कैबिनेट में 71 मंत्रियों को शामिल किया गया, और 71 मंत्रियों में से 7 महिलाएं हैं। इसके अलावा एक जानकारी और रखो कि जो टोटल महिला सांसद हैं इस बार 74 हैं। कितनी भाई? 74 हैं। और लास्ट ईयर कितनी थी? 17वीं में 78 थी। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। कितनी? महिलाओं की संख्या में, महिला सांसदों की संख्या में यहाँ पर गिरावट है, 4 की गिरावट है। लास्ट ईयर 78 महिला सांसद थी, इस बार 74 हैं। और इन 74 में से मंत्री, कैबिनेट में मंत्री कितनी बनी है? 7 बनी है। ठीक, तो ये न्यूज है और ये रिवाइज हो रही है यार। अगर वहां नहीं अच्छे से की है तो फिर ये गड़बड़ वाली बात है ना, पहले घटनासार में अच्छे से कराया हुआ है।
कुछ न्यूज यहाँ पर एक्स्ट्रा जैसे दी हुई है, जैसे क्या है कि अभी जो पंजीकृत मतदाता हैं कितने हैं वर्तमान समय में, अगर देखा जाए जनसंख्या तो हमारी 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन जो पंजीकृत मतदाता हैं वो 96.88 करोड़, चूंकि इसकी आयु कितनी होती है, मिनिमम आयु 18 साल होती है ना, उसके नीचे तो पंजीकरण होगा ही नहीं, आपका न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो अब न्यूनतम आयु के साथ में यहाँ 96.88 करोड़ इस समय वोटर्स हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा समझ लीजिए इलेक्टोरल, जो लार्जेस्ट जो इलेक्टोरेट इन द वर्ल्ड है भारत में, कितना 96 करोड़ के आसपास मतदाता हमारे देश में मौजूद है। इसके अलावा कुछ चीजें और हुई इसी बार के 18वीं लोकसभा के चुनाव में, जैसे आपकी अंडमान निकोबार की एक ट्राइब है जिसका नाम है शोम्पेन। अब शोम्पेन जनजाति ने पहली बार इस आम चुनाव में भागीदारी की, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका आपको पता रखना है कहां से है, बिलोंग करती है जनजाति, और पहली बार पूछेगा किस जनजाति ने इसमें भागीदारी की, तो शोम्पेन जनजाति ने। दूसरा भाई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, इसका नेशनल आइकन किसे बनाया गया, तो नेशनल आइकन बनाया गया शीतल। देखो अब इनका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, शीतल देवी का। शीतल देवी कौन है, आपने एक पिक देखी होगी, बहुत ज्यादा वायरल हुई होगी, पैरा तीरंदाज हैं जिनके हाथ नहीं है ना, और जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है और गोल्ड लेकर आई हैं भारत के लिए। क्या नाम है उनका, शीतल देवी। तो इन्हें ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन बनाया गया है। क्लियर, समझ में आ गया। अब 18वीं लोकसभा से संबंधित और जो डेटा छूटे ना, वो सारा का सारा जाकर के वहां घटनासार वाली वीडियो शुरुआत हुई है, पहली न्यूज के साथ यहीं से वीडियो शुरू हुआ था, पहला वीडियो। ठीक, इतना बता दिया। अब समझते हैं यहां पर कुछ न्यूज और थी, कैसे जानने वाली थी। सबसे बड़े मतदान से वहां बताया था कौन जीता था, सबसे जो कम आपका समझिए गैप के साथ कौन जीता हुआ था। उसके बाद में था कि भाई सबसे युवा सांसद कौन था और सबसे युवा महिला सांसद कौन थी। ये सारी न्यूज आपके पास होनी चाहिए। और सबसे बड़े देखो मार्जिन से कौन जीता हुआ था, सबसे बड़े मार्जिन से आपको याद रखना है, सबसे छोटे मार्जिन से आपको याद रखना है, और ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको जाकर के वहीं पढ़ना है, रिवाइज करना है। यहां जानकारी इसकी महत्वपूर्ण है लेनी कि जो सबसे युवा सांसद है ना, सबसे युवा सांसद चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों कहां से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से अगर सबसे युवा सांसद के रूप में पुष्पेंद्र सरोज हैं, और सबसे युवा महिला सांसद कौन है, यह भी सरोज हैं। इनका नाम क्या है, प्रिया सरोज। तो दोनों जगहों पर सरोज है, एक जगह पुष्पेंद्र सरोज हैं, एक जगह पर प्रिया सरोज हैं। ठीक, तो अब जो पुष्पेंद्र सरोज हैं ये प्रयागराज से आते हैं, और जो प्रिया सरोज हैं आपकी ये वाराणसी से आती हैं। ये जरूर जानकारी रखना, आप कहां से आते हैं भाई, पुष्पेंद्र सरोज प्रयागराज से और प्रिया सरोज आपकी वाराणसी से आते हैं। ये दोनों सबसे युवा सांसद हैं इस बार 18वीं लोकसभा के लिए। ठीक, आगे बढ़े। आगे न्यूज क्या है, आगे न्यूज है 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। समझो यहां पर ध्यान से कि हमने जब पीछे एनालिसिस किया और एनालिसिस करके पाया कि यूपी पीसीएस जैसे कहीं चुनाव होते हैं ना, कहीं राज्यों में विधानमंडल में चुनाव जब होते हैं तो वहां से प्रश्न कैसे बनाता है। अब एक बात और समझ लेना, जैसे 4 राज्यों में यहां अभी चुनाव हुए, अभी बिल्कुल अभी लेटेस्ट न्यूज है, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। उसके पहले अगर और हम पहले चले जाएं तो 5 राज्यों में और चुनाव होते हैं। तो इस तरीके से चुनावी मेला लगा रहता है। इसीलिए जो न्यूज थी कल हमने पहले पार्ट में देखी थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि पहले पार्ट में जो न्यूज आई थी उसमें ये था कि भैया चुनावी मेला ये लगा ही रहता है, अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट खत्म हो रहा है, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहिए। समझ में आ गया वो न्यूज क्यों महत्वपूर्ण थी। अब आते हैं यहां पर, देखो 4 जगहों पर यहां देखा हमने विधानसभा में चुनाव हुए, और फिर 5 जगह और देखेंगे पीछे हुए हैं, तो इनको एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। एक साथ मिलाकर पढ़ने वाली चीजें क्या है, एक साथ मिलाकर पढ़ने वाली चीजें ये हैं कि देखेंगे हम यूपी पीसीएस यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनाता है। एक तो प्रश्न यहां से बनता है, राज्य दे देता है, विधानसभा की उसकी सीटें पूछ लेगा। अब जैसे विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो विधानसभा की सीटें उठाकर पूछ लेगा, और मुख्यमंत्री पूछेगा कौन बनाए गए हैं, है ना, कौन आपके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो यही बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा वास्ट जाकर के डिटेल में नहीं पूछता है किसी राज्य विधानमंडल में अगर चुनाव होते हैं। यहां थोड़ा ट्रेंड समझना पड़ेगा आपको। मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन बनाएगा, जहां जहां चुनाव हुए ना, मैच दी फॉलोइंग में एक तरफ स्टेट लिखेगा, एक तरफ उसकी सीटें लिख देगा। अब बोले सीटों को मिलाओ भैया, अब मिलाओ कौन, एकदम से ऐसी भी नहीं है, अननोन टाइप की उठाकर दे देगा, वही सीटें यहां पर देगा आपको। जब भी आपका पॉलिटी सेक्शन में भी अगर आपका क्वेश्चन बनाएगा तो पॉलिटी सेक्शन में भी जहां पिछले 1 वर्ष में चुनाव हुए होंगे उसकी विधानसभा की सीटों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इतना आयोग आपसे उम्मीद करेगा और इसीलिए क्वेश्चन बनाएगा। अब यहीं पर देखो जो भी 9 हुए हैं, अब यहां 9 हमने लिख लिए हैं, लेटेस्ट वाला हरियाणा वाला नहीं लिखा है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हरियाणा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, और अभी 17 अक्टूबर को कौन वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहा है। 2 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में।
नहीं दोगे तो फिर मजा नहीं आता यार, है ना, इतना तो देख कर देना ही पड़ेगा, इतनी तो मेहनत करो कम से कम अपनी तरफ से। अब इतनी भी मेहनत नहीं कर रहे हो तो यार उम्मीद करते हो कि यार ये इतना बड़ा एग्जाम निकाल लोगे, है ना, कुछ तो कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो अब आते हैं कि कौन से राज्य में चुनाव हुए, वहां विधानसभा सीटें कितनी है, इसका एक काम कर लो, इसका एक काम करो, इसका भैया स्क्रीनशॉट भी ले लो और इसको एकदम याद कर लेना, ठीक है। पहले देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो ऊपर 4 हुए, फिर ये 5 का ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं, 175 सीटों में से बहुमत मिला है टीडीपी को आपका, और चंद्रबाबू नायडू वहां के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। उड़ीसा में देखो 147 सीटें हैं, यहां बहुमत मिला है बीजेपी को, मोहन चरण मांझी यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में यहां शपथ ली है। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, सिक्किम में आपका प्रेम सिंह तवांग। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 60 और सिक्किम में है आपकी 32। फिर बात करते हैं, ये 4 जगहों पर हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये सारा इसलिए नहीं ज्यादा डिटेल से कर रहे हैं क्योंकि घटनासार में भी कर चुके हैं इसको। अब सिक्किम के बाद में देखो छत्तीसगढ़ में इसके पहले आपके चुनाव होते हैं, जहां 90 आपकी विधानसभा सीटें हैं और विष्णुदेव राय यहां बीजेपी से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश से देखो मोहन यादव को बनाया जाता है, यहां भी बीजेपी का बहुमत मिलता है और 230 सीटें हैं आपकी विधानसभा की मध्य प्रदेश में। मिजोरम में भैया 40 सीटें हैं और लाल दुहोमा को यहां पर, जो आपका जोरम पीपल्स आपकी पार्टी है यहां पर, उसको बहुमत मिलता है हम मिजोरम में, और 40 विधानसभा की सीटें हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, भजन लाल को बीजेपी से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और तेलंगाना में 119 सीटें हैं, यहां इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत मिलता है और रेवंत रेड्डी को यहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। सभी हमने महत्वपूर्ण देख लिए, जो भी पिछले चुनाव हुए उसके मुख्यमंत्री देखे किस पार्टी से हैं यह भी देखा हमने, और कितनी विधानसभा की सीटें यह देख लिया। इससे ज्यादा आपको इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगली न्यूज पर चलते हैं, देखो धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर के है। यहाँ न्यूज ज्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट किस पर आती है? माइनॉरिटीज को लेकर के आती है। इसके साथ साथ माइनॉरिटी के साथ साथ हिंदुओं की भी भागीदारी देखी जाती है कि संख्या बढ़ी है कि घटी है। और आंकड़ा जो है 1950 से 2015 तक का है। ये मेंस में आपके देखो काम आएगा। जब माइनॉरिटीज पर लिखोगे तो बताना है कि माइनॉरिटीज की स्थिति जो है हमारे यहाँ बेहतर है, क्योंकि उनकी संख्या में 1950 से अगर तुलना की जाए 2015 के माध्यम से, तो वहां पर उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं जो हिंदुओं की संख्या में देखा जाए, हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82% की कमी देखने को मिली है, डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि इसको देखो, इसको आप परिवार नियोजन से या अवेयरनेस से भी जोड़कर देख सकते हो। जहां शिक्षा की देखिए आपको भागीदारी कम दिखेगी, जैसे मुस्लिम्स हो गए या अन्य माइनॉरिटी, जहां पर शिक्षा आपको कम दिखाई देगी, वहां उनकी संख्या में वृद्धि दिखाई देगी। परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों से वो जागरूक नहीं होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं जो हिंदू है, आपका हिंदू जनसंख्या है, ये देखो आपका अवेयर होती है, हम दो हमारे दो जैसे स्लोगन, ठीक है, ऐसे स्लोगनों से। अब यहाँ इस कारण से इसकी संख्या में कमी भी दिखाई देगी। और कितनी कमी है, डेटा आया तो 1950 से तुलना की गई 2015 में, तो 7.82% की यहाँ पर कमी देखने को मिली है। ये मेंस में आप डेटा को यूज कर सकते हो। फिर नागरिकता संशोधन जो नियम आए, हुआ क्या, सिटीजनशिप हमने देखा कि सीए आपका जो 2019 में आता है, तो अब 19 में आकर के ये पारित तो कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के साइन भी हो जाते हैं। फिर राष्ट्रपति के साइन के बाद जो भारत सरकार का जो गैजेट होता है, उस गैजेट में उसको नोटिफाई करना होता है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अब गैजेट को नोटिफाई वही नहीं हो पाया था, क्या हुआ क्या था, नियमों की कमी के चलते ही गैजेट में उसको नोटिफाई नहीं किया जा सका, इसलिए वो लागू नहीं हो पाया। तो अभी के समय इसको नियम बना दिए गए हैं और इसको लागू कर दिया गया है। अब यह लागू हो जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये। बेसिकली देखो जो 1955 का नागरिकता अधिनियम था, उसको ही उसमें ही कुछ संशोधन किया गया। उसमें संशोधन ये किया गया कि देखो जो आपके पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहां पर जो हिंदू सिख, ध्यान से देखना, हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी व ईसाई, इस कम्युनिटी के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 तक 31 दिसंबर 2014 तक अगर भारत आ गए हैं, समझना ध्यान से, 31 दिसंबर 2014 तक अगर भारत में उन्होंने प्रवेश कर लिया है, तो इन्हें भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। यही प्रावधान इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है। क्लियर, ये अब लागू हो चुका है। और ये बेसिकली जो इन देशों में मुस्लिम राष्ट्र हैं, यहां पर आपका जो माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज का माइग्रेशन हुआ यहां पर, उनको सिटीजन के रूप में उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए यह प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अगली न्यूज आपकी दिबांग आपकी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना से है। देखो समझो यहां पर दिबांग, दिबांग क्या है, जब आप ब्रह्मपुत्रा नदी को देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा नदी देखो तिब्बत के क्षेत्र से होते हुए आती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक, समझे कि नहीं। अब ज्योग्राफी वाला वीडियो देखना जाकर के, वहां ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने, जब सभी नदियों के बारे में, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, गोदावरी, सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आपको समझना है जो दिबांग नदी है, यह दिबांग जो है इसी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है और बाएं तट से आकर के मिलती है। दिबांग और लोहित पढ़ा था वहां पर, और नहीं पढ़ा है तो आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, यही वीडियो को पॉज करो
और अगर इग्नोर करोगे तो समझ लेना गोली मार दी जाएगी। ठीक, अब देखो यही वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि जो बाएं तट से लेफ्ट साइड से जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी, ब्रह्मपुत्रा नदी की, तो ब्रह्मपुत्रा नदी की आपको लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी बतानी है। एक तो ट्रिब्यूटरी देखो यहाँ पर दिबांग समझ में आ गई, लोहित भी समझ में आ गई, तो ये दिबांग ही जहां पर आकर मिलती है वहीं पर देखो ये जो बहुउद्देशीय जो जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है ये लगाया जा रहा है, और ये स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर के कई बार चाइना पर भी आरोप लगते रहते हैं कि कभी कभी जल ये क्या करता है, रोक लेता है या एकदम से छोड़ देता है, तो असम जैसे क्षेत्र में बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए यह जो जल विद्युत परियोजना, यह जो डैम बनाया जाएगा, इस डैम के माध्यम से हम ये घटनाएं जो देखने को पीछे मिली हैं इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। समझ में आया? अब विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं तो यह विकसित किसके द्वारा की जा रही है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर लिमिटेड, जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर कॉर्पोरेशन है इसके द्वारा ही इस परियोजना का विकास किया जा रहा है, दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का। तैयार क्या आपको करना है, ब्रह्मपुत्रा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है दाएं और बाएं तट से, ये आपको देखनी है और आपको लिखनी है, जो महत्वपूर्ण तो कम से कम लिखी दो, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। ठीक, अब ये दूसरी बात आती है कि देखो कंक्रीट का बना हुआ जो आरसीसी से बना हुआ ये आपका बांध रहेगा, और ये सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट, हाईएस्ट आपका कंक्रीट ग्रेविटी बॉन्ड रहेगा। कितनी ऊंचाई रहेगी इसकी, 278 मीटर ऊंचाई रहेगी। तो इसको यहां से समझे हम कि यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। क्या नाम है भाई इसका, जो आपका ये ढुबिया दिबांग जो बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना पर जो बांध बनाया जा रहा है, ये भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध या विश्व का सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध बनने जा रहा है। इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी है, कुछ फैक्ट दिया हुआ, जैसे अगर पूछे कोई भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्रोपोंग जल विद्युत स्टेशन। कहां है ये, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। कहीं कहीं पर देखो शिव समुद्रम भी दे देते हैं, और शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी पर है। ठीक, जहां भी जैसा भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए उस हिसाब से आप जवाब दे देना। और अगर क्षमता के आधार पर देखा जाए, स्थापित क्षमता के आधार पर, स्थापित क्षमता बोले तो कितनी विद्युत का उत्पादन करता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में ये समझना है, जो अभी हम दिबांग पढ़ रहे हैं, इस दिबांग से 2880 मेगावाट, क्या है भैया, मेगावाट, ध्यान से समझना, यहां मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। और वैश्विक उस स्तर पर सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट है वो कौन सा है, तो थ्री गॉर्ज, क्या नाम है इसका, थ्री गॉर्ज संयंत्र है। और ये थ्री गॉर्ज संयंत्र कितना, 22.5 गीगावाट। यहां ध्यान से समझो, ये मेगावाट मतलब चिन्नी सा एकदम है विद्युत का उत्पादन इसकी तुलना में, और ये 22.5 गीगावाट विद्युत का उत्पादन करता है चाइना का थ्री गॉर्ज जो संयंत्र है, या थ्री गॉर्ज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है। क्लियर हो गया, सारी न्यूज क्लियर। यहां से हमें दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना समझ में आ गया, इसका महत्व क्यों है, स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी की ही सहायक नदी पर बनाया जा रहा है, बाएं तट से आने वाली सहायक नदी है, वहीं पर यह बांध बनाया जाएगा, और 278 मीटर ऊंचा ये बांध है, और एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा यह विकसित किया जाएगा। इतनी महत्वपूर्ण न्यूज है। अब आगे बढ़ते हैं तो शेला सुरंग पर। शेला सुरंग हमने घटना सार में भी पढ़ी थी, अरुणाचल प्रदेश में यह सुरंग है। और देखो यार समझो, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है ना, यहाँ अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्रों में बीआरओ क्या है भैया, बॉर्डर रोड, जो बॉर्डर के क्षेत्र होते हैं, यहाँ ध्यान से सुनो, जो ये बॉर्डर का क्षेत्र होता है भारत का, जब आप जाओगे तो ये थोड़ा सेंसिटिव जो एरिया होता है, यहाँ पर जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो निर्माण कार्य है, सुरंग बनानी है, सड़क बनानी है, ये काम किसको दिया गया है, बीआरओ को दिया गया है। बॉर्डर एंड रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है यह कार्य करता है। इसी के द्वारा जो आपका ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश असम वाला क्षेत्र, यहाँ प्रोजेक्ट का क्या नाम है भाई, यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्तक चलाया जा रहा है। क्या नाम है भैया, प्रोजेक्ट वर्तक। और इस प्रोजेक्ट वर्तक के तहत ही यह सेला सुरंग का निर्माण किया गया। अब सेला सुरंग के बारे में जानकारी यह है कि अगर ऊंचाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 13,000 फीट इसकी ऊंचाई है, ये याद कर लेना। कितनी ऊंचाई है, 13,000 फीट ऊंची यह सेला सुरंग आपकी दिखाई देती है। और सेला सुरंग के बारे में हमने घटना सार में पढ़ा हुआ था कि इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, क्या नाम भैया, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में इसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में दर्जा दिया गया था। अगर कोई पूछे आपसे वर्तमान समय में भारत की सबसे ऊंची सुरंग है सेला सुरंग, और सेला सुरंग कहां पर है, सेला सुरंग आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऊंची सुरंग है तो कितनी ऊंचाई है, 13,000 फीट की ऊंचाई है, और बीआरओ के द्वारा प्रोजेक्ट वर्तक के तहत इसका निर्माण किया गया है। बस इतनी जानकारी बहुत है, इतना अगर आता है तो बहुत आता है, इतने से क्वेश्चन आपका हो जाएगा।
अगला भाई न्यूज है आपका सौर्य की प्रतिमूर्ति। भैया सौर्य की प्रतिमूर्ति बोले तो स्टैचू बताना है। अब स्टैचू जो न्यूज में है पिछले एक साल में जो स्टैचू न्यूज में है, इसके साथ साथ और कुछ महत्वपूर्ण स्टैचू देखो यहाँ पर लिख दी गई हैं, जो महत्वपूर्ण है स्टैचू पूछा जा सकता है। जैसे एक बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बना था स्टैचू ऑफ बिलीफ से, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब जितनी स्टैचू हैं आपकी चर्चा में है वो सारी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो दी हुई है यहाँ पर स्टैचू ऑफ आपकी कौन सी है, सौर्य की मूर्ति, वैल्योर है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्टैचू ऑफ वैल्योर बोलते हैं। ये दिया हुआ है देखो, बोले देखो ये किसकी मूर्ति है, ये किसकी मूर्ति है, और दूसरा ये कहां पर स्थित है। बस दो क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके अलावा अगर तीसरा पहुंच जाएगा तो पूछेगा किसके द्वारा इसका निर्माण, इसके शिल्पकार कौन है, राम विश्व सुतार इसके शिल्पकार हैं। और राम विश्व सुतार ही आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी के हैं। यूनिटी भैया कहां पर है, वल्लभ भाई पटेल की जो यूनिटी है, वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है गुजरात में स्थित है, समझना। यहां छोड़ो, ये ज्यादा कठिन वाले पार्ट पर अगर नहीं भी जाओगे तो चल जाएगा। क्या याद करना है यहाँ पर, स्टैच्यू ऑफ वेलोर यानी कि शौर्य की। और शौर्य की मूर्ति, शौर्य की प्रतिमूर्ति इसे क्यों कहा जाता है, शौर्य का स्टैच्यू क्यों कहा जाता है, कुछ तो होगा कारण। देखो यह किसकी है, लाचित बरफुकन की है। लाचित बरफुकन कौन थे भैया, असम में देखो आपका अहोम किंगडम होता है। याद करो जब औरंगजेब के द्वारा जब अभियान किया जाता है, तो दिल्ली के बाहर जब औरंगजेब के द्वारा अभियान किया जाएगा तो मुगल सेना जब असम पहुंचती है, अहोम किंगडम में ही लाचित बरफुकन के सामने जब यह सेना आती है तो बुरी तरीके से पराजित होती है। ये अपने शौर्य का परिचय देते हैं और उन्हें बुरी तरीके से पराजित करते हैं। इसीलिए इस स्टैच्यू को जाना जाता है स्टैच्यू ऑफ वैल्योर के रूप में। तो कांस्य की यह मूर्ति है और कहां बनाई जा रही है, असम में ही बनाई जा रही है। यह समझ में आया, समझ में आ गया भाई, असम के जोरहाट में यह मूर्ति बनाई जा रही है। पहली कौन सी क्लियर हुई, स्टैच्यू ऑफ वैल्योर क्लियर हो गई। दूसरी कौन सी मूर्ति दी हुई है, दूसरी दी हुई है स्टैच्यू ऑफ वननेस। देखो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ वननेस 2023 में इसका निर्माण, और ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में है। बोले मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में है, और किसकी है भाई, आदि गुरु शंकराचार्य की। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ही एक दर्शन अद्वैतवाद का दिया गया। ये भी देखो पूछा जाता है कभी कभी। तो स्टैच्यू ऑफ जो वननेस है, जो एकात्मकता की मूर्ति बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है आपकी शंकराचार्य की है, और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है आपकी रामानुजाचार्य की है। ठीक, यहाँ थोड़ा सा कनेक्ट करके, दोनों जो एक जैसे गुरु है ना, एक दार्शनिक गुरुओं की ही जो आपकी समझिए स्टैच्यू बनाई गई, दोनों को एक साथ पढ़ो। जैसे स्टैच्यू ऑफ वननेस कोई पूछे आपसे तो बताना भाई आदि गुरु शंकराचार्य की, और मध्य प्रदेश में, कहा भाई, मध्य प्रदेश में। वहीं स्टैच्यू ऑफ जब इक्वालिटी की बात की जाएगी तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है आपकी रामानुजाचार्य की है, और कहां पर है भाई, हैदराबाद में। ठीक, हैदराबाद में है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगली दी हुई है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। अब सामाजिक न्याय की बात कौन करता था, बी आर अम्बेडकर साहब करते थे, और यह कहां पर बनाई गई है, आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। ठीक, यह आंध्र प्रदेश में बनाई गई है, और विश्व में डॉक्टर अंबेडकर साहब की यह सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब इसकी ऊंचाइयां कितनी है, इसकी ऊंचाइयां एक बार आप चाहो तो इससे पढ़ लेना, लेकिन जो जरूरी चीज है वो समझ लो। वो जरूरी चीज ये है कि आपसे कोई पूछ दे अगर स्टैच्यू ऑफ वैल्योर कहां पर है, तो असम में है, और किसकी मूर्ति है भाई, लाचित बरफुकन की यह मूर्ति है। दूसरा कोई पूछे आपसे स्टैच्यू ऑफ वननेस कहां पर है, स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है आपकी, ये देखो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति है और मध्य प्रदेश में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस ये आंध्र प्रदेश में है, और किसके, बी आर अम्बेडकर की यह मूर्ति है। फिर कुछ मूर्तियां और हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप सभी को पता होगा वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो आपके एग्जाम में आई हुई थी, है ना, ये किसकी है भाई, ये भगवान शंकर की है ना, शंकर भगवान की यह मूर्ति है, और कहां पर है, राजस्थान में है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कैंपागोड़ा जो कर्नाटका, ये बेंगलुरु के समझ लीजिएगा जिन्होंने निर्माण किया है ना, जो बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, कैंपागोड़ा। कैंपागोड़ा आपने देखा होगा, वहां पर हवाई अड्डा भी है। तो कैंपागोड़ा की ही यहाँ पर मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी है, कैंपागोड़ा की है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हमने देख लिया किसकी है भैया, रामानुजाचार्य की, और इनके द्वारा जो दर्शन दिया गया उसका नाम था विशिष्टाद्वैत। याद है कि नहीं, ये भी याद कराया था, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, है ना, अद्वैतवाद, सब याद कराया था। अगर वीडियो देखा होगा हिस्ट्री वाला अच्छे से तो वहां सर आपको पता होगा कैसे याद कराया गया था। अब ये सारे के सारे स्टैच्यू हमने महत्वपूर्ण सब देख लिए एक साथ में यहाँ पर, और एक साथ में देखें तो अब कोई भी इससे बाहर नहीं जाएगा किसी भी स्टैच्यू के बारे में। अगली न्यूज है भाई पीएम सूर्यघर। पीएम सूर्यघर क्या है, इसकी बजट में भी चर्चा हुई, और ये है क्या, इसको इन ब्रीफ समझ लो। देखो हमने क्या किया था, पीछे बैकग्राउंड से समझते चलते हैं। अब हम क्या है, कॉप 26 में देखो हमने इसकी घोषणा की थी, जब इन्वायरमेंट का पोर्शन पढ़ा था, वहां कॉप 26 आपका जब ग्लासगो में होता है, तो ग्लासगो में ही मोदी जी के द्वारा पंचामृत घोषणा की जाती है। उसी पंचामृत घोषणा में कहते हैं कि हम जो है 2030 तक, कब तक, 2030 तक 500 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से हम विद्युत का उत्पादन कर लेंगे। बोले हम जो है 500 गीगावाट तक अब रिन्यूएबल एनर्जी से विद्युत का उत्पादन करेंगे। इतना रिन्यूएबल एनर्जी से हम विद्युत को
उत्पादित करेंगे। ठीक, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर पंचामृत में और भी बोला गया, जैसे 2070 तक नेट जीरो एमिशन की बात की गई, कार्बन सिंक की बात की गई, ये तो चलो हो गई, अलग बात हो गई। फिर बात करेंगे कि इस तरीके के जब वहां पर हम प्रॉमिस करके चले आए, इसको लेकर अब कुछ प्रोविजन भी तो किए जाएंगे, कुछ प्रावधान भी तो भारत सरकार करेगी अपने यहाँ पर। तो इसी प्रावधानों के चलते ही ये पीएम जो आपका शौर, क्या नाम है, पीएम शौर हाउस, सूर्य घर, तो पीएम सूर्य घर योजना इसी संदर्भ में लाई गई है कि विद्युत जो आप यूज कर रहे हो घरों में, इस विद्युत का प्रयोग आप थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयलों को जला करके जो विद्युत बनती है उस विद्युत का प्रयोग करते हो, उससे उसको कम करने के लिए ही आप क्या करो, इस पीएम सूर्य घर योजना के तहत ही विद्युत का उत्पादन करो। अब ऐसे तो मानोगे नहीं। बोले कैसे मानोगे? बोले देखो, अगर तुम सोलर रूफटॉप, सोलर पैनल अपनी छत पे लगाते हो इस योजना के तहत, तो तुमको जो 300 यूनिट तक का तुम्हारा बिल आएगा ना, वो हम फ्री कर देंगे। बोले अच्छा ठीक है, 300 यूनिट तक का बिल फ्री, और टारगेट है कि 1 करोड़ परिवारों, क्या टारगेट है भाई, 1 करोड़ परिवार का, हम पहले 1 करोड़ परिवार तो कम से कम कर लें, ये टारगेट रखा गया है। 300 यूनिट तक हम उनका क्या करेंगे, फ्री कर देंगे, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। ये पीएम आपका जो शौर घर योजना है इसके तहत, और इसीलिए सरकार ने जो बजट है 75,000 करोड़ का यहाँ पर डिसाइड किया है। अब बोले ये सरकार तो देगी कम से कम ना, अब सरकार को तो पे करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए ये जो व्यय किया जाएगा लगभग 75,000 करोड़ रुपए का व्यय सरकार की तरफ से किया जाएगा कि आप जो है भैया इसके माध्यम से विद्युत का उत्पादन, आप विद्युत का प्रयोग करो अपने घरों पे, सोलर पैनल लगा करके 300 यूनिट तक तुम्हारी फ्री रहेगी। क्लियर हो गई ये न्यूज, क्लियर हो गई? तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होता है। सेंट्रल जो सेक्टर, केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, ये पूरी की पूरी केंद्र सरकार के द्वारा ही वित्त पोषित होती है। पूरा पैसा कौन देगा? बोले केंद्र सरकार। और जो स्पॉन्सर्ड होती है, सेंटर यहाँ पर स्पॉन्सर कर रही है, प्रायोजित जो होती है, तो प्रायोजित होती है इसका मतलब कुछ भाग जो है केंद्र सरकार देती है, कुछ भाग राज्य सरकार देती है। ठीक, तो ये जो पीएम सूर्य घर है ये पूरी की पूरी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 75,000 करोड़ पूरा रुपया कौन देगा? बोले पूरा रुपया केंद्र सरकार देगी। 300 यूनिट तुम फ्री उत्पादन करो भैया, है 300 यूनिट जलाओ, यूज तो करो। अब दूसरी ये भाई न्यूज अगली है, ये न्यूज क्लियर हो गई पूरी। ठीक, ये स्कीम क्लियर, और ये पीछे थोड़ा बैकग्राउंड, हाँ साथ ही साथ रैंक भी थोड़ा समझ लो। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के अगर रैंक पूछे आपसे, तो भारत का रैंक इस समय 5वां है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी में अगर महत्वपूर्ण 2 आपके देखो उत्पादन है, एक तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है किससे? सौर ऊर्जा। दूसरा नंबर है आपका पवन ऊर्जा का। बोले सौर ऊर्जा में हमारी रैंक 5वीं है और पवन ऊर्जा में हमारी रैंक 4थी है वैश्विक स्तर पर। देखो जो रिन्यूएबल एनर्जी में रैंक है वही सौर ऊर्जा में है, और पवन ऊर्जा में कौन सी है? पवन ऊर्जा में हमारी 4थी रैंक है। ठीक, समझ में आ गया? देखो हाँ यहाँ पर रिन्यूएबल की गलत हो गई। देखो रिन्यूएबल में हमारा 4था स्थान है, रिन्यूएबल में 4था स्थान है, सौर में 5वां है, और पवन ऊर्जा में भी 4था है। ठीक है, ये थोड़ा सही कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है आपकी बोइंग सुकन्या कार्यक्रम पर। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को समझने से पहले बोइंग के बारे में पता है आपको? तो बोइंग जो है कंपनी किसकी है? बोइंग जो एविएशन कंपनी है ये भैया यूएसए की कंपनी है। ठीक, अब बोइंग सुकन्या कार्यक्रम चर्चा में क्यों आया, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखो बोइंग जो है अमेरिका की, देखो ये कंपनी है, एविएशन से जुड़ी हुई कंपनी है। एविएशन निर्माण जो आपके करती है वो सारा का सारा अमेरिका में करती है, सबसे बड़ी कंपनी है। तो इस कंपनी के द्वारा भारत में, अब भारत में क्या, अमेरिका से बाहर ऐसा समझ लो, यूएसए के बाहर अगर कहीं पर सबसे बड़ा अपना निवेश किया गया है, सबसे बड़ा निवेश किया है तो वो भारत में ही किया है। और भारत में कहां पर किया है? बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। न्यूज देखो ये महत्वपूर्ण है, यहीं से जुड़ेगी वह न्यूज। कैसे जुड़ेगी आओ जानते हैं। तो बोइंग कंपनी के द्वारा सबसे बड़ा अगर अमेरिका से बाहर कहीं निवेश किया गया तो कहां किया गया? भारत में किया गया। अब बोले भारत में भी कहां किया जा रहा है? बेंगलुरु कर्नाटक में किया जा रहा है। क्लियर? अब यहां निवेश तो किया जा रहा है तो यहां एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहां भागीदारी भी लोगों की बढ़ेगी एविएशन सेक्टर में। तो यहां बोले प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक प्रोजेक्ट चालू करते हैं, क्या? उसी का नाम है बोइंग सुकन्या, इसी की एक शाखा है, इसी के एक भाग के रूप में चालू किया। और ये क्या है बोइंग सुकन्या? कन्या को इस मिशन में ला रहे होंगे, मतलब महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे होंगे। अब महिलाओं की भागीदारी के लिए सरकार पहले से प्रतिबद्ध है स्टेम को लेकर। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, इन 4 क्षेत्रों में जहां महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है यहां कम नजर आता है। बोले इन क्षेत्रों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा प्रयास करती रहती है, उसी के तहत ही यह कदम उठाया गया है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। इस बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के तहत एविएशन सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में ही देखो यह न्यूज महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर हो गया? सारी न्यूज क्लियर हो गई?
अब अमेरिका के बाहर देखो परिसर में बोइंग के द्वारा कहां लगाया जा रहा है अपना सबसे बड़ा निवेश, कहां किया जा रहा है, बोले बेंगलुरु में। और वहीं पर देखो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही ये बोइंग सुकन्या कार्यक्रम चालू कर दिया जाता है। आगे न्यूज देखो स्वाति पोर्टल को लेकर के है। अब स्वाति पोर्टल इजिली समझ में आ रहा होगा, स्वाति जैसे ही आप लिखोगे तो स्वाति देखो महिला का नाम है, नाम से देखो एब्रिविएशन ऐसा बनाया गया है कि महिला संबंधित होगा। और SW का क्या नाम मतलब है भाई, साइंस फॉर वुमेन, ठीक है, साइंस फॉर वुमेन। और ये स्वाति पोर्टल लॉन्च कब किया गया, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 11 फरवरी की डेट रहती है, याद रखना ये 11 फरवरी है। और 11 फरवरी जो है ये इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन तो होता है, लेकिन किस लिए, साइंस में। यहां समझना, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, साइंस सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई दिवस मनाया जाता है, तो वो अंतरराष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी है। इसको 8 मार्च से आप कंफ्यूज मत होना, 8 मार्च का जो दिवस है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, है ना, ये एक पूरा ब्रॉडर वे में मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और वहीं जो इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, महिलाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में समर्थित कोई अंतरराष्ट्रीय दिवस है, तो वो 11 फरवरी है। तो बोले जब 11 फरवरी से अच्छी तिथि क्या हो सकती है इस पोर्टल को लॉन्च करने के लिए, तो जो स्वाति पोर्टल है, ये स्वाति पोर्टल जो लॉन्च किया गया, ये इसी तिथि को लॉन्च किया गया। अब इस तिथि को लॉन्च करने के साथ में इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्वाति का फुल फॉर्म क्या है, SWATI लिखा आपने, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ATI का मतलब क्या है, ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। क्लियर, यहीं से देखो क्वेश्चन अगर आपका बनेगा, एक तो फुल फॉर्म को लेकर के, एक या तिथि महत्वपूर्ण है। अगली न्यूज चुनावी बॉन्ड को लेकर के है, कहानी सुन लो। चुनावी बॉन्ड को लेकर के बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बनने की गुंजाइश है नहीं। चुनावी बॉन्ड को लेकर देखो सरकार जो है, वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली रहते हैं, अरुण जेटली जी के द्वारा 2018 में घोषणा की जाती है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग होगी, यानी कि जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है, थोड़ा सा उसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे और इसके लिए हम चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड रिलीज करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए देखो यहाँ अधिकृत किया गया SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। आप जाइए वहां से बॉन्ड खरीदिए और बॉन्ड के बाद में आप जो निवेश करना चाहते हैं, जितना फंड देना चाहते हैं जिस भी पार्टी को, उस पार्टी को दे सकते हैं आप। अब बोले यहाँ पर कुछ ध्यान में रखा जाएगा कि आपकी जो गोपनीयता बनाकर रखी जाएगी। विरोध यही हुआ कि आप गोपनीयता बनाकर रख रहे हो, इससे क्या है, ब्लैक मनी जो है मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। साथ ही साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या विदेशी जो भी कंपनियां होंगी वो निवेश करके, चुनावी बॉन्ड में निवेश करके अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराएंगी गवर्नमेंट से, है कि नहीं। आप उनकी जब पहचान को आप सुनिश्चित करोगे नहीं, है ना, सो तो करोगे नहीं। तो बोले गोपनीयता के चलते जो ब्लैक मनी है ना, जो ब्लैक मनी है वो भी एक तरीके से मार्केट में फ्लो करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगी किसी भी आप पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम निवेश करके वो चुनाव का ही पूरा एक माहौल बदल देंगी। माहौल बदलने के साथ जितना ज्यादा निवेश पाएगी और उसके हिसाब से वो कार्य भी करेगी। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी किसके हिसाब से कार्य करेगी, जो उसको ज्यादा पैसा देगा। ऐसी सारी दिक्कतें देखो यहाँ पर बढ़ रही थी। यहाँ समझ में आया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो लेकर आए थे उसका उद्देश्य था कि जो पॉलिटिकल फंडिंग होगी थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगी, है ना, क्योंकि फंड जो मिलता है वो तो मिल ही रहा है। फंड कैसे मिलता है, फंड तो नकदी के रूप में ही मिलता है सभी पार्टी को, लेकिन अब जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिलेगा तो कम से कम एक डेटा रहेगा यहाँ पर, है ना, कोई माध्यम से आएगा पॉलिटिकल पार्टीज के पास। तो ये उद्देश्य था केंद्र सरकार का। और बोले गोपनीय इसलिए रखा जाता है, अगर मान लो बता दिया गया किसने कितना निवेश दिया है, जैसे मान लो किसी ए व्यक्ति ने कांग्रेस को मान लीजिएगा फंड दिया, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के, और सरकार बन गई बीजेपी की, तो आगे जब बीजेपी सरकार है उसके लिए किस तरीके से कार्य करेगी, है ना, उसके लिए बायस होकर कार्य करने लगेगी। तो ये केंद्र सरकार का तर्क था। चलो खैर, तर्क तो दोनों ही लगभग ठीक थे, लेकिन आगे आकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी वर्तमान की न्यूज ये है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। बोला गया राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये जानना जरूरी होता है और ये अधिकार होता है सिटीजन का, किस पार्टी को किसने कितना दिया है पैसा, है ना, किस पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिला और किसने दिया है सबसे ज्यादा। तो ये SBI से बोला गया, क्योंकि SBI को अधिकृत किया गया था, इसीलिए यहाँ SBI से बोला गया तुम सबसे पहले बताओ कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है, और आगे से ये कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजें नहीं होंगी, और जिसका पैसा अभी आपके पास आ चुका है, जिसको नगद के रूप में अभी पार्टीज के पास नहीं गया, उसको वापस करो पैसा। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला तो SBI ने यहां बताया कि भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, 6060 रुपए। 2019 से 2024 तक का डेटा है यहाँ, उसमें बताया गया सर्वाधिक। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा किसको चंदा मिला सबसे ज्यादा, तो बीजेपी को मिला है। और सबसे ज्यादा किस कंपनी ने दिया है, तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया हुआ है। दो डेटा ये महत्वपूर्ण है, ये दो याद कर लेना। बाकी जो न्यूज है इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित ये समझ में आ गई होगी। फिर भारत रत्न पर आते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम कि भारत रत्न की देखो शुरुआत 1954 से हुई है। बेसिकली ये सबसे बड़ा एक सिटीजन का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है, ठीक, हाईएस्ट जो सिटीजन अवार्ड है, सबसे बड़ा अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो भारत रत्न ही है। अब इस भारत रत्न की जब शुरुआत की जाती है तो सर्वप्रथम 3 व्यक्तियों को
देखो भारत रत्न के रूप में नवाजा जाता है या अवार्ड दिया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति होते हैं और दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ वेंकट रमन जी को भी, है ना। तीसरा आपको कमेंट में बताना है, तीसरा क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, खुला हुआ है ना। इतनी मेहनत करो, तीनों थोड़ी बताऊंगा, है ना। दो बता दी हैं आपको, एक वेंकट रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में ही इन तीनों व्यक्तियों को भारत रत्न, और ये बताओगे नहीं तो फिर मजा आएगी नहीं। फिर आगे बात करते हैं, पहले देखो मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, जीवित ही व्यक्तियों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाता था। आगे चल के फिर बोला गया चलो मरणोपरांत भी भारत रत्न देना चाहिए। अब वर्तमान की जो न्यूज है, करंट में जो भारत रत्न दिया गया है 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इन 5 में से 4 अपने मरणोपरांत वाले ही हैं। 4 मरणोपरांत कौन कौन से हैं, पहले कर्पूरी ठाकुर हैं, यही समझ लो, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन है। तो पहले आपके कर्पूरी ठाकुर हैं, जो बिहार में देखो जो पिछड़ा वर्ग के लिए बेहतर कार्य करते हैं और जिन्हें जननायक रूप में भी वहां पर जाना जाता है। दूसरे चौधरी चरण सिंह हैं, इसको भी आप जानते होंगे। चौधरी चरण सिंह का नाम आप जानते होंगे, ये आपके भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1979 से 1980 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं। तीसरे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में सभी परिचित हो गए। जब 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्विक मंदी, आर्थिक मंदी का दौर आता है भारत में, वैश्विक नहीं, जो आर्थिक मंदी का भारत में दौर आता है, उस समय जो प्रधानमंत्री थे जो आपके नरसिम्हा राव थे, और जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। तो इन्हें इसलिए भारत में आर्थिक सुधारों का जनक, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए काम किया, इसीलिए भारत रत्न के रूप में इन्हें पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। और चौथे हैं एम स्वामीनाथन। देखो एम स्वामीनाथन कौन है भाई, हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन, एम स्वामीनाथन। और फिर पांचवें कौन है भाई, पांचवें हैं लाल कृष्ण आडवाणी। अब लाल कृष्ण आडवाणी पांचवें व्यक्ति हैं, और पांचवें ही ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जो जीवित हैं। बाकी ऊपर के चारों व्यक्ति क्या हैं, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्लियर, आसानी समझ में आ रहा होगा। अगली न्यूज देखो डॉल्फिन को लेकर के है, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र। क्या क्या जरूरी है यहां से जानना, है ना। डॉल्फिन से संबंधित जितनी न्यूज है आ जाओ यहीं पर समझ लेते हैं क्या है डॉल्फिन से संबंधित। डॉल्फिन के बारे में पहले ये बताओ, ये क्या है, मछली है, बोलोगे नहीं, क्या है ये, मैमल है। पहली न्यूज क्या मिली यहां से, ये एक मैमल है, और मैमल के साथ साथ इसको दिखाई नहीं देता है, इसलिए शूशु प्रकार की, क्या नाम होता है ये, शूशु ध्वनि, है ना, ये निकालते हुए ही ये आगे की ओर बढ़ती है। ठीक, ये होगी डॉल्फिन के बारे में बेसिक जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली भी होती है, आप सभी ने इसके वीडियोस देखे होंगे किस तरीके से मछली में ये ह्यूमन के साथ खेलती रहती है। अब डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जरूरी है इसको भाई बचा कर रखो। अब इसको बचाने के लिए सबसे पहले बताओ कि डॉल्फिन की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं वैश्विक स्तर पर। तो अभी वर्तमान समय में 6 प्रजातियां, 6 नदी प्रजातियां यहाँ पर डॉल्फिन की पाई जाती हैं। और कहां कहां पर पाई जाती हैं वो 6 नदियां देखो यहाँ दी हुई हैं, एक अमेजोन में, दूसरी सिंधु डॉल्फिन, तीसरी गंगा नदी में, चौथी इरावदी जो म्यांमार की है, पांचवी तुकुजी जो जापान में है, छठी यांगची। ठीक है, ये 6 आपकी नदियों की डॉल्फिन है, जो वर्तमान समय में ये 6 स्पीसीज ही डॉल्फिन की दिखाई देती हैं। ये हो गई बेसिक एकदम जानकारी, और ये मीठे जल में भी मिलती हैं और खारे जल में भी, ब्रैकिश वाटर में भी मिलती हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं। याद रखना, ऐसा ना हो आपसे कह दे कि डॉल्फिन जो है, जो डॉल्फिन है आपकी केवल फ्रेश वाटर में नहीं, फ्रेश एंड ब्रैकिश बोथ, ठीक है, दोनों वाटर में ये देखने को मिलती है। ये हो गई बिल्कुल बेसिक सी जानकारी अभी डॉल्फिन के बारे में। अब जानते हैं, थोड़ा सा प्रीलिम्स की न्यूज पर आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे यहां तक जो वर्तमान की न्यूज है। देखो शोध केंद्र अभी नहीं जानना है कहां पर है, पहले पीछे से समझ लेते हैं न्यूज को। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर वर्ष आता है 2010 का। कब, 2010 से कहानी शुरू होती है। 2010 में डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक, नेशनल राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भारत में इसको दर्जा दिया गया। किसे, डॉल्फिन को। सबसे पहला कदम कब उठाया गया, 2010 में उठाया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भारत में डॉल्फिन को दर्जा दिया जाता है, ये पहला फैक्ट हो गया महत्वपूर्ण। आगे फिर वर्ष 2023 जब आता है, तो 2023 में इसी डॉल्फिन को यहां समझिए उत्तर प्रदेश में भी, कब भैया, उत्तर प्रदेश में भी इसे राजकीय जीव के रूप में दर्जा दिया जाता है। क्लियर, भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया, 2010 में। ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि वर्षों पर फोकस बहुत करता है। और फिर अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में इसको राजकीय जलीय जीव के रूप में घोषित कब किया गया, 2023 में। और मछली से आप कंफ्यूज मत होना, उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मछली है उसका नाम है चितला। क्या नाम है भाई, चितला नाम है इसका। ये तो एक जानकारी के लिए बता दिया, अभी डॉल्फिन पर ही रहना है। 23 में जब उत्तर प्रदेश में इसको राजकीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था, तो अगली न्यूज बनती फिर ये राष्ट्रीय इसके शोध के लिए, है ना, इसके रिसर्च के लिए कहीं सेंटर बनाने की जरूरत है। बोले है, तो इसीलिए पटना में, कहां पर, अभी की न्यूज ये है कि पटना में ही, बिहार के पटना में ही राष्ट्रीय डॉल्फिन जो शोध केंद्र है,
राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है ये कहाँ किया गया है भाई? पटना में किया गया है। क्लियर। और एक न्यूज और याद रखनी है, एक तिथि याद रखनी है, 5 अक्टूबर को ही हम राष्ट्रीय डॉल्फिन डे, नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाते हैं। तिथि क्या है भाई? 5 अक्टूबर है। ठीक। कितना डेटा यहां से निकला डॉल्फिन से संबंधित? एक डेटा निकला, देखो डॉल्फिन के बारे में जाना कि ये मैमल है। आगे बढ़े, 2010 में इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में घोषित किया गया और 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे मनाते हैं। फिर 2023 आता है, 23 में आकर के उत्तर प्रदेश के द्वारा भी डॉल्फिन को राज्य की जलीय जीव के रूप में यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है। तो ये हो गई डॉल्फिन से संबंधित जितनी न्यूज आगे आएगी, ये भी सब कवर हो गई। अब आते हैं अगली न्यूज, सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु क्या है? सुदर्शन चक्र तो जानते हो, बस वहीं से जुड़ी हुई न्यूज है। क्या न्यूज है? देखो 4 आपके धाम हैं कि नहीं? हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में 4 धाम हुए और 4 धामों की स्थापना किसने की थी भाई? आदि गुरु शंकराचार्य ने ये 4 धामों की स्थापना की। एक आपका देखो पूर्व की दिशा में है, पुरी में है, उत्तर की दिशा में भैया बद्रीनाथ है, पश्चिम की दिशा में द्वारका है, दक्षिण में आपका रामेश्वर है। चारों धाम पता होंगे ना? 4 धाम की बोलते हैं भैया यात्रा कर लो, यही 4 धाम होते हैं। इन्हीं 4 धामों में से जो पश्चिम में स्थित है शाखा द्वारका में, और द्वारका से जुड़ी हुई न्यूज है ये सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु में बोला गया है क्या सुदर्शन सेतु? देखो ये जो द्वारका है ना, द्वारका के पास ही एक आइलैंड है जिसका नाम है वेद द्वारका। क्या नाम है? वेट द्वारका। तो वेट द्वारका जो है ये आइलैंड है, यहां से ओखा तक याद रखना। जैसे ये मान लीजिए भारत का ये गुजरात का क्षेत्र है, यहीं पर वेट द्वारका एक आइलैंड है छोटा सा। यहीं से ओखा तक जाने के लिए नाव के माध्यम से, छोटी छोटी नावों के माध्यम से यहाँ जो पर्यटक जाते थे, जो यात्री जाते थे, वो जाते थे, है ना, छोटी नावों का प्रयोग करते हुए। अभी यहाँ पर इस क्षेत्र को जोड़ते हुए एक पुल का, सेतु का निर्माण किया गया है। इस सेतु के निर्माण का, यह जो सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसका जो नाम रखा गया है वो सुदर्शन सेतु, भगवान कृष्ण के ही सुदर्शन चक्र से ही जुड़ा हुआ नाम है, इसीलिए नाम भी इसका क्या है? सुदर्शन सेतु। क्लियर। तो ये द्वारका, जो द्वारका क्षेत्र है इससे संबंधित जुड़ा हुआ जो सुदर्शन सेतु है, इसकी न्यूज क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। तो मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है। सह योजना बोले तो किसी की सबऑर्डिनेट है ना, किसी की सब स्कीम है ये। तो सब स्कीम से पहले हम ओरिजिनल स्कीम को जान लें। तो जो ओरिजिनल स्कीम है वो 2020 में आई थी। कब आई थी भाई? 2020 में आई थी। क्या नाम था? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्लियर। जो मत्स्य क्षेत्र में आप समझ लीजिएगा, मत्स्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो मछुआरे वगैरह हैं, इनको प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 में, इसका वर्ष याद कर लेना, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जो सह योजना है, उप योजना है, ये बनाई गई है, ये लाई गई है। और इसके तहत ही जो फंड एलोकेट किया गया है ना, कुछ पैसा भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए लोग हैं, इनको फॉर्मलाइजेशन करने के लिए, इनको संगठित करने के लिए ही ये एक समृद्धि सह योजना लाई गई है। और उससे पहले जो 2020 में आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से 2024 के लिए आई थी, आपकी 2020-21 से 2024-25 के लिए। वहीं जो यह है आपकी सब स्कीम है 2023-24 से 2026-27 के लिए। याद रखना ये 4 वर्षों के लिए आई है। कब के लिए आई भाई? ये 4 वर्षों के लिए आई हुई है। ठीक है। और जो आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा थी वो 5 वर्षों के लिए थी। बस ये माइन्यूट सी बात है, ये याद कर लेना आप लोग। आगे उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अब यार डीपीएसपी पढ़े थे हमने, डीपीएसपी में ही आर्टिकल 44 था कि नहीं था? आर्टिकल 44 में क्या बोला गया था कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी कि वहां के नागरिकों के लिए एक समान कानून होने चाहिए, एक समान कानून होने चाहिए। इसमें एक बाधा भी आती है, बाधा ये आती है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो यहाँ पर भयभीत होता है, भयभीत होता है कि भाई उस पर एक जबरन थोपे जाएंगे बहुत सारे कानून हैं। इसके चलते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी तक पूरे देश में नहीं लागू हो पाया है। दूसरी बात है कि जो आपके ट्राइब्स एरियाज हैं, इन ट्राइब्स एरियाज के भी अपने कुछ विशिष्ट कल्चर होते हैं, और भारत की विशेषता ही है विविधता, है ना, विविधता जो है वो बाधित होगी। इस कारण बहुत सारे ऐसे डर हैं जिसके चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान समय में समय समय पर ऐसे संशोधन किए गए हैं कि सभी जगहों पर 90 से 95% यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है सभी धर्मों में। ठीक। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित अभी न्यूज ये है कि उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया है जिसने इस पर कानून बनाया है। ठीक है। इस तरीके का कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। और अगर पूछा जाए राज्य कौन है जो यूसीसी को लागू करने वाला पहला कौन है, तो वो गोवा है। मतलब किस राज्य में ये यूसीसी लागू है? गोवा में लागू है। गोवा में जो पुर्तगाली बना करके गए थे, क्योंकि पुर्तगालियों की ही है कॉलोनी था, उपनिवेश था पुर्तगालियों का, तो बोले पुर्तगालियों के समय से यहाँ पर पूरा कल्चर भी पुर्तगालियों वाला दिखाई देता है। तो इसीलिए पुर्तगालियों के द्वारा ही जो सिविल कोड बनाया गया था वही सिविल कोड गोवा में लागू है, कंटिन्यू है। इसीलिए यूसीसी अगर पूछा जाए लागू कहां पर है, पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। और यूसीसी पर कानून विधेयक बनाने वाला पहला राज्य कौन है?
तो वो उत्तराखंड है। क्लियर, न्यूज क्लियर। अब श्री राम जन्मभूमि में आते हैं। श्री राम जन्मभूमि में अभी मंदिर निर्माण हुआ है, तो एक तो प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के तो इनकी मूर्ति से जो क्वेश्चन बनेंगे और मंदिर से जो क्वेश्चन बनेंगे, तो मूर्ति से इनकी जो क्वेश्चन बनेंगे वो सबसे ज्यादा देखो प्रश्न बनने की गुंजाइश रहेगी कि प्रधानमंत्री के द्वारा पहले तो प्राण प्रतिष्ठा कब की गई, ये क्या याद रखना है, ये तिथि याद रखना है। क्या तिथि है? 22 जनवरी, एकदम रट लेना इसको। 22 जनवरी 2024 को ये तिथि है। इस दिन ही प्राण प्रतिष्ठा का देखो आयोजन किया जाता है। यह जो मूर्ति है ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर वो शामिल होते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उस मूर्ति की मंदिर में। ठीक, अब यह प्रतिमा से संबंधित, ये प्रतिमा आप सभी ने देखी होगी, ये ब्लैक कलर की भगवान श्री राम की प्रतिमा है और ये 5 साल के बालक हैं, इसीलिए इसको बालक राम भी बोला गया है इस प्रतिमा को। और इस प्रतिमा को बालक राम बोला गया और ब्लैक कलर की है, तो ब्लैक कलर की जो कृष्णशिला पत्थर है यूज किया गया है। ये कृष्णशिला पत्थर जो है कर्नाटका से लाया गया था। ठीक है, और कर्नाटका के ही इसके मूर्तिकार भी थे। क्या नाम था इनका? अरुण योगीराज। ठीक, ध्यान से समझना, कर्नाटका से ही देखो ये ब्लैक जो पत्थर है ये लाया गया और कर्नाटका से ही आते हैं आपके कौन? मूर्तिकार इसके अरुण योगीराज। और इस मूर्ति का वजन और इसकी लंबाई, जो ऊंचाई है कितनी है? वजन है 200 किलोग्राम और जो इसकी ऊंचाई है 4.24 फीट है। क्या क्लियर हुआ? यहां से मूर्ति से संबंधित क्या न्यूज आपसे बनेगी? एक तो जो काले कलर की ब्लैक कलर की मूर्ति है, तो जिसको आपका कृष्णशिला पत्थर से जिसको निर्मित किया गया है, ये कृष्णशिला पत्थर किस राज्य से आया है? कर्नाटका से आया है। और इसके जो मूर्तिकार हैं, ये मूर्तिकार पूछे जाएंगे आपसे, कौन है भाई? अरुण योगीराज हैं। योगी जी से योगीराज याद कर लेना आप। ठीक, अब फिर आगे बात करेंगे, इसका वजन कितना है? 200 किलोग्राम और 4.24 फीट इसकी ऊंचाई है। इतना महत्वपूर्ण है इस मूर्ति से संबंधित। फिर अब मंदिर से आते हैं। मंदिर प्रांगण में अब जब जाओगे तो देखो मंदिर स्थापत्य की 3 प्रमुख शैलियां आपको दिखाई देती हैं, नागर शैली, बेशर शैली, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में है, नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में है और जो बेशर शैली के मंदिर हैं वो मध्य में आपके सातवाहनों के महाराष्ट्र के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। क्लियर। अब बोले जो ये राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है, अब उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर भारत में है, तो बोले तो नागर शैली में रहेंगे। ठीक है, तो नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। पंचायतन शैली दिखाई देगी, साथ ही साथ यहाँ 5 मंडप भी दिखाई देते हैं और ये 5 मंडपों को जब आप क्रॉस करोगे तभी आप मंदिर में अंदर प्रवेश कर आगे जा पाओगे, है ना, मुख्य जो गर्भगृह है वहां पर प्रवेश कर पाओगे। क्लियर। अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। एक जानकारी रखना, ये महत्वपूर्ण डेटा है कि इस मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है, याद कर लेना आप इस चीज को। फिर बात करते हैं, फिर जो धातुएं प्रयोग हुई हैं उन धातुओं से क्वेश्चन अगर थोड़ा कठिन बनाएगा तो जो धातुएं प्रयोग की गई हैं किस राज्य से, तो ऊपर स्टेटमेंट देगा कि मंदिर में प्रयुक्त धातु संबंधित सही मिलान कीजिए। ठीक, क्वेश्चन समझना, प्रयुक्त धातु से संबंधित राज्यों का सही मिलान करो। इधर दी होंगी धातुएं, इधर दिए होंगे राज्य, अब बोले इनको मिलान करते रहो। मिलान तब कर पाओगे ना जो यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण है दी हुई है उनको पढ़ लो। जैसे जो गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है वो कहां से आया? राजस्थान से आया। और टीक, जो उच्च गुणवत्ता वाली टीक की लकड़ी है, ये टीक की लकड़ी आती है महाराष्ट्र से। कर्नाटका और तेलंगाना से देखो ग्रेनाइट के पत्थर आते हैं। कर्नाटका से हमने देख भी लिया, जो काले पत्थर आए वो कर्नाटक से आए, जिससे मंदिर का जो मूर्ति का निर्माण हुआ। सॉरी, ठीक है। ब्रॉशवेयर देखो अपने उत्तर प्रदेश से, ये तो जानकारी रखनी है। ब्रॉशवेयर कहां से आया? उत्तर प्रदेश से। 42 घंटियां कहां से आई भाई? 42 जो घंटियां हैं वो तमिलनाडु से आती हैं। और लकड़ी के दरवाजे ये हैदराबाद और तेलंगाना के क्षेत्र से आते हैं। अब बात करते हैं मूर्ति। हमने देख लिया कि मूर्ति का निर्माण किसने किया, कंफ्यूज मत होना, योगी राज ने किया। वहीं मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। जो मंदिर का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इतना सुंदर था, भव्य सा मंदिर का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, चीफ इसके आर्किटेक्ट किसने किया? कौन है इसके आर्किटेक्ट? तो चीफ आर्किटेक्ट है चंद्रकांत सोमपुरा। ये नाम भी याद रखना, 2 नाम याद रखने, यहां से योगीराज का नाम याद रखना है, चंद्रकांत सोमपुरा का याद रखना है। चंद्रकांत सोमपुरा ने ये पूरे मंदिर को ही आर्किटेक्ट करके दिया, चीफ आर्किटेक्ट रहे। और इसके अंदर जो मूर्ति की स्थापना हुई है भगवान राम की, ये मूर्ति बनाई है अरुण योगीराज ने। क्लियर भाई, समझ में आ गया। अब आगे कुछ वाद्य यंत्र भी देखो, कुछ वाद्य यंत्रों का भी मंगल वादन होता है। उन मंगल वादन में सारे वाद्य यंत्र तो याद नहीं करोगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश से पखावज, बांसुरी और ढोलक। तो कैसे उत्तर प्रदेश में जो बाप है वो ढोलक की तरह मारता है, ठीक है, याद रखना है। तो बा से आपका बांसुरी, पा से आपका पखावज और ढोलक तो आपको पता ही है ना, यूपी में बाप जो है ढोलक की तरह पीटता है। तो ऐसे याद रख लेना, 3 ही वाद्य यंत्र थे जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनाएगा, तो ऑप्शन में चौथा कुछ और दे देगा। अब ये तीनों अगर हमें याद होंगे तो फिर हम ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आंसर सही टिक करोगे। फिर आते हैं अटल बिहारी, ये भी देखो हमने देखा था, जो अटल सेतु के रूप में जिसको जाना जाता है। अटल सेतु कहां से? मुंबई से नवी मुंबई। कहां से? याद रखना, बस इतना याद रखो, रिवाइज कर रहे हैं। मुंबई से नवी मुंबई का क्षेत्र जोड़ता है और इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर है, जिसमें मैक्सिमम जो ये ब्रिज है ये समुद्र पर ही बना हुआ है, इसीलिए भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है।
ठीक, ये हो गया रिवीजन। 21.8 किलोमीटर देखो इसकी लंबाई है। मैक्सिमम लंबाई ये कहां पर आती है? समुद्र के ऊपर आती है, इसलिए भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी घटना सार में अच्छे से किया था। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2023 का है, इसमें कितने शहर, चलो रिवाइज करते हैं, कितने शहरों को यहाँ शामिल किया गया था? 4477 शहरों को लेकर के यह सर्वे किया गया। यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, क्लीन एयर जो हम सर्वे पीछे पढ़ चुके हैं, देखो समझो, क्लीन एयर सर्वे जो पिछले वीडियो में किया हमने ना पहले पार्ट में, उस क्लीन एयर सर्वे में एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में जो 131 या 130 शहर शामिल किए गए थे, 130 शहरों को ही आधार बनाते हुए ही हमने वो सर्वे किया था, क्लीन एयर है ना, वायु प्रदूषण से संबंधित। और ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण, ये देखो स्वच्छ भारत अभियान आता है, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में आता है, और फिर अगले साल 2015 में स्वच्छ सर्वेक्षण आता है। तो ये इससे संबंधित है, जुड़ा हुआ है। और एनसीएपी से जुड़ा हुआ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अलग है जो हमने पढ़ा, और ये स्वच्छ सर्वेक्षण अलग है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण में यहां समझो कि यहां जो कैटेगराइज किया जाता है, वहां कैटेगराइजेशन अलग तरीके से था। यहां कैटेगराइजेशन है 1 लाख प्लस जो जनसंख्या वाले शहर हैं, और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं, उसके आधार पर कैटेगराइज। तो 1 लाख प्लस जनसंख्या वाले बड़े शहरों में इंदौर और सूरत यहां शीर्ष स्थान पर हैं। ठीक, ये हमने पढ़ा था वहां पर। और वहीं 1 लाख से प्लस जनसंख्या वाले में उत्तर प्रदेश का अगर कोई शहर पूछा जाए तो नोएडा आता है, और नोएडा टॉप 10 में भी नहीं है, नोएडा 14वें स्थान पर आ रहा है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में शासवड़ जो महाराष्ट्र का है, इसने टॉप किया है। और शीर्ष राज्य, ये तो क्षेत्र विशेष हो गया है ना, कोई शहर हो गया, जैसे इंदौर और सूरत तो मध्य प्रदेश के एक शहर हैं जो टॉप कर रहे हैं, शासवड़ महाराष्ट्र का एक शहर है जो टॉप कर रहा है। अगर पूछा जाए राज्य किसने टॉप किया था, तो याद करो महाराष्ट्र ने टॉप किया था। और गंगा शहरों में, यहां गंगा शहरों की भी कैटेगरी बनाई जाती है। स्वच्छ सर्वे 2023 में गंगा शहरों में तीनों टॉप 3, तीनों के तीनों किसके हैं? यूपी के हैं। बनारस से चले आओ, प्रयागराज और फिर बिजनौर, है ना, जैसे ही पूरब से होते हुए पश्चिम की ओर आओगे, तीनों उत्तर प्रदेश के गंगा शहर मिल जाएंगे। पहले बनारस मिलेगा, फिर प्रयागराज मिलेगा, फिर बिजनौर मिलेगा। तो ऐसे टॉप 3 आपको याद भी रहेंगे। और फिर बात की जाए सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी थी? महू छावनी थी। घटना सार अगर रट डाला होगा, है ना, कई बार रिवीजन कर डाला होगा, तो सब रिवाइज हो रहा होगा। और फिर देखो यहीं पर 5 स्टार रेटिंग किसको, जो भैया 1 लाख प्लस में कौन सा शहर है जो एक इकलौता ही भैया किसका, उत्तर प्रदेश का है, नोएडा है, उसी को ही आपका 5 स्टार शहर ग्रुप में दर्जा दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को दिया गया है। और यहाँ जो गीत गाया गया, इसका शीर्षक था नया संकल्प नया प्रकल्प, और कैलाश खेर ने का गाया हुआ था। ठीक, ये हो गया पूरा रिवीजन। फिर 370 को लेकर के महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, केवल डेट महत्वपूर्ण है। 5 अगस्त 2019 हिस्टोरिकल डेट है ना, 5 अगस्त 2019, इस दिन 370 और 35A को बोला गया था भाई कि ये अब समाप्त होती हैं। जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वो दर्जा अब नहीं रहेगा, तो 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को देखो यूटी के रूप में यहां से स्थापित कर दिया गया था। क्लियर? अब बोले इस पर, इसको लेकर के मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि वो डिसीजन एकदम सही था, पॉलिटिकल बायसनेस के साथ में या कोई भी इलॉजिकल तरीके से, गलत तरीके से संविधान को पूरी तरीके से वहां पालन किया गया था, तब वह 370 हटाया गया था। तो यही मामला है। इस मामले के बाद अगली न्यूज है नमो ड्रोन जो दीदी योजना है। नमो ड्रोन जो दीदी योजना है क्या, यहां समझो। नमो ड्रोन अगर आप समझ गए, ड्रोन दीदी क्या है, ड्रोन दीदी कौन है? ड्रोन दीदी जो परियोजना आती है, ये समझो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी महिलाएं होंगी, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई महिलाएं जो ड्रोन को उड़ाने में, बोले तो ड्रोन का यूज किस लिए किया जाएगा? उर्वरक, जो फर्टिलाइजर जो खेतों में डाला जाता है, देखो पुरुष रहते हैं, पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है ग्रामीण क्षेत्र में। जैसे वहां से पुरुष यदि बाहर निकलता है कमाने वगैरह के लिए, तो वहां महिलाएं जो रहती हैं कृषि क्षेत्र में अपनी भागीदारी, पार्टिसिपेशन बढ़ा सकती हैं। अब बढ़ाने के साथ साथ, और देखा भी जाता है, अगर पार्टिसिपेशन ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाओं का बहुत अधिक दिखाई देता है। तो उसी को यूज करते हुए सरकार ने यहाँ नमो ड्रोन जो दीदी परियोजना, यह प्रोजेक्ट लेकर आए। तो सरकार यहाँ क्या करेगी? यहाँ सरकार का टारगेट है कि 15,000 ड्रोन, कितने? 15,000 ड्रोन जो है आवंटित किए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए, और उन्हें पहले प्रशिक्षित किया जाएगा ड्रोन उड़ाने के लिए। अब ड्रोन उड़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, फिर वो आसानी से प्रयोग कर लेंगे। और जो ऐसी महिलाएं रहेंगी जो प्रशिक्षित होकर के यह कार्य करेंगी, कृषि संबंधी कार्य करेंगी, उन्हें गांव में किस नाम से जाना जाएगा? ड्रोन दीदी। दूर से ही लोग बोलेंगे भाई वो ड्रोन दीदी जा रही है। ठीक है, तो टारगेट क्या है? 15,000 महिलाओं को टारगेट किया गया, पहली बार में चयन किया जाएगा। और इसी में न्यूज यह थी कि भाई अभी 11 मार्च को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1,000 नमो ड्रोन दीदी को भैया ड्रोन जो है सौंपे गए हैं। क्लियर? आगे बढ़े, आगे समझ, न्यूज समझ में आ गई। अब पीएम जनमन है। अब जनमन को समझने के लिए ना पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। पीएम जनमन क्या है? ठीक है, इसको लिख लेते हैं जनमन। ठीक, अभी समझ में आ जाएगा पूरा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल।
जनमन को जानने से पहले एक कमीशन के बारे में जानो। कमीशन क्या भैया? कमीशन है ढेबर कमीशन। अब ढेबर आयोग आया क्यों? बोले ढेबर कमीशन क्यों आया, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ढेबर कमीशन आता है जनजातियों को लेकर के। अब ट्राइब्स को लेकर के हमने पीछे डेटा पढ़ा कि 2011 की जनगणना को देखा जाए तो 8.6% जो है आपके ट्राइब्स हैं, जिसमें 705 जो है जनजाति समूह है। ये भी देख लिया है ना, समझ लिया सारा। 8.6% जो जनसंख्या है वो आपकी जनजाति समूह की जनसंख्या है, जिसमें से 705 के अराउंड जो है आपके ट्राइब्स मौजूद हैं। ठीक, जनजाति समूह या समुदाय मौजूद हैं, ये जानकारी है। अब इनके लिए लगातार सरकार के द्वारा, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशियो हो, चाहे इकोनॉमिक हो, इस दृष्टिकोण से प्रयास तो किया जाता है, लेकिन इनके अवेयरनेस इतनी कम है कि जो भी परियोजनाएं, जो प्रोजेक्ट लाए जाते हैं वो कभी भी पूरे हो ही नहीं पाते हैं, इन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इनका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रुका हुआ है। बोले फिर इसी को ही, इसी संदर्भ में चिंता जाहिर करते हुए ही एक कमीशन का गठन किया गया। उस कमीशन को ही बोला गया ढेबर कमीशन। ढेबर कमीशन सुझाएगा कि भाई मालिक, यहाँ पिछड़ों में से भी और पिछड़ा पहले ढूंढो और उन और पिछड़ा वाले लोगों का पहले विकास करो। ठीक है, पहले इनके लिए परियोजना लेकर आओ। बोले ये क्या कह रहे हो? बोले यहाँ समझो, यहाँ जो है पीएमटी, इन्होंने क्या बोला? प्रिमिटिव, ये समझो, यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पीवीटीजी पर मत जाना। अभी पीवीटीजी पर जाने के बजाय पीएमटी ग्रुप्स है ना, प्रिमिटिव जो ग्रुप्स थे, ट्राइब ग्रुप्स थे, उनकी बात की इन्होंने। तो ये क्या थे? ये जो है पिछड़ों में से और पिछड़े, यानी कि जो ट्राइब्स थी उन ट्राइब्स में से कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जो बहुत ज्यादा पिछड़ी थी, है ना, जो मुख्य धारा से बिल्कुल कटी हुई थी। और ये उस समय इन्होंने 62 बताई, आगे और ऐड हो गई, तो अभी वर्तमान में कितनी है? 75 है। ठीक, याद रखना आसानी से, पीवीटीजी ग्रुप्स अब इनको बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स। यानी कि ये जो ट्राइब्स हैं ये वल्नरेबल हैं अपने आप में, ये जनजातियां वल्नरेबल हैं, और पर्टिकुलरली यानी कि विशेष वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। उन ट्राइबल ग्रुप्स में से भी जो और ज्यादा वल्नरेबल हैं वो कितने हैं? 75 हैं। समझ में आया? तो ये पीएम जनमन तक आने से पहले ये पहले बैकग्राउंड थोड़ा समझना जरूरी होता है, तब ये पीएम जनमन स्कीम समझ पाओगे। अब यहाँ पर होता क्या है? होता यह है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही जनजाति गौरव दिवस किया था। जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? इसी दिन बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा आपने सभी ने पढ़ा होगा, मुंडा विद्रोह, है ना, अंग्रेजों से लड़े जो मुंडा विद्रोह। अब मुंडा विद्रोह सभी ने पढ़ रखा है, तो उन्हीं बिरसा मुंडा की जन्म तिथि के आधार पर ही 15 नवंबर को ही जनजाति गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यही झारखंड से ही यह जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, फुल फॉर्म समझे? जनजाति, जन दिख रहा है? नहीं, हाँ अब दिख रहा है। जनजाति, जे मतलब जन, ए मतलब आदिवासी, एन मतलब न्याय, और महाअभियान। ठीक, तो महाअभियान ये जनमन है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के रूप में जाना गया। तो इसी पीवीटीजी ग्रुप, जो आपका पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, इस ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर यह अभियान शुरू किया गया। समझ में आ गया? अब पीएम जन जो जनमन है इसको समझाने के लिए पूरा ढेबर कमीशन से कहानी शुरू होती है, और ढेबर कमीशन के बाद जो वर्तमान की न्यूज है ये क्लियर हो गई होगी। यहाँ देखो जो मंत्रालय है, 9 मंत्रालयों के साथ बोला गया आप एक कोऑर्डिनेशन बनाइए। एग्जांपल लेते हैं, जल शक्ति, इससे कल समझाया था, जल शक्ति मंत्रालय से बोला गया भाई अगर इन क्षेत्रों तक जल, स्वच्छ जल अगर मुहैया कराना है तो जल शक्ति मंत्रालय तुम्हें, और स्वच्छ अब यहाँ समझो जल शक्ति मंत्रालय के साथ साथ शिक्षा, है ना, शिक्षा मंत्रालय काम करे, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय काम करे। ये सारे मंत्रालयों को आकर एक साथ काम करना होगा, तभी जाकर के वहां पर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है। अगर एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करोगे तो जो पीवीटीजी ग्रुप है, तो ट्राइबल ग्रुप को भूल जाओ। अभी ट्राइबल ग्रुप में भी जो पर्टिकुलर वल्नरेबल हैं ज्यादा, 75 जो ट्राइब्स हैं, उनके आपको अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना पड़ेगा एक साथ मिलकर के। यही पीएम जनमन अभियान के तहत यह संकल्प लिया गया है। क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज है आपकी, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से देख लिया हमने भाई। छत्तीसगढ़ में देख लिया कितनी सीटें हैं, कौन वहां पर मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, ये एक साथ लिस्ट बताई गई, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगली न्यूज आपकी मेरा युवा भारत। अब मेरा युवा भारत और मेरी माटी मेरा देश, ये दोनों एक साथ समझना। मेरा युवा भारत और मेरी माटी मेरा देश, ये दोनों एक साथ समझनी है। क्यों? उसको समझने से पहले पीएम अमृत जो महोत्सव मनाया गया ना, जो अमृत महोत्सव मनाया गया उसको समझते हैं। ये दोनों वहीं से जुड़े हुए हैं। पीएम अमृत महोत्सव कब मनाया गया और क्यों मनाया गया, ये सब पता है कि नहीं आप लोगों को? देखो, ये आजादी के जब 75 वर्ष पूरे हुए 2022 में, 2022 में आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो इसी दिन 75 वर्ष को किस रूप में मनाते हैं? डायमंड जुबली। सुप्रीम कोर्ट मना रहा है कि नहीं मना रहा है 2025 में? ऐसे ही 2025 में यहां समझना
सॉरी 2022 में हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए, उसी डायमंड जुबली को ही जाना गया आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में। अब 75 वर्ष से 100 वर्ष का अमृत काल के रूप में मना रहे हैं ना। तो अमृत महोत्सव 22 में था, लेकिन इसकी घोषणा जो की गई प्रधानमंत्री के द्वारा 21 मार्च 2021 को, ध्यान से समझना, 21 मार्च 2021 को ऑफिशियली ये घोषणा की जाती है कि अब हम जो है आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। बोले घोषणा तो हो गई, अब घोषणा हो गई 2022 में हमने मना भी लिया, लेकिन इसका समापन कब हुआ? इसका समापन हुआ है 31 अक्टूबर 2023 को। ये याद रखना, ये क्रम से सारी चीजें समझोगे तब समझ में आएंगे। 21 मार्च नहीं, यहां पर 12 मार्च कर लेना, गड़बड़ हो गया। देखो 12 मार्च 2021 को ये ऑफिशियली घोषणा कर दी जाती है कि इस तिथि को देखो आपका अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे। और 2022 में देखो ये सेलिब्रेट भी किया जाता है आजादी के 75 वर्ष। और फिर इसका समापन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2023 को। अब कोई चीज समापन जब की जाती है तो भैया आप कैसे समापन करते हो, है ना? कोई व्यक्ति मान लो भैया खत्म होता है जब आप, तो हड्डी में लेकर के क्या जाते हो? उसकी मिट्टी लेकर जाते हो। तो बस ये अभियान समझ लेना, जब इसका समापन किया गया तो वहीं पर एक अभियान मनाया गया, मेरी माटी मेरा देश। माटी लेकर मोदी जी पहुंचते हैं, है ना, और मोदी जी लेकर के माटी जो है वो समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। और ये मेरी माटी मेरी देश बेसिकली वो है कि जो इस मिट्टी के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने देश के लिए जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी याद में भी ये मेरी माटी मेरी देश अभियान चलाया गया है। ठीक, ये अभियान कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया 31 अक्टूबर से। कब से कब तक के लिए चला है? 9 अगस्त से 31 अक्टूबर के लिए अभियान चला। यहां समझना पूरी कहानी को। तो आजादी का अमृत महोत्सव जो घोषणा होती है ऑफिशियल 12 मार्च 2021 को, 22 में सेलिब्रेट करते हैं, 31 अक्टूबर 2023 को हम समापन करते हैं। इसी समापन के अवसर पर ही मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाता है। साथ ही इसी बीच में कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में भी घोषणा, जैसे 15 नवंबर हम देख चुके जनजातीय गौरव दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 14 अगस्त को विभीजिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 महत्वपूर्ण तिथियां हैं और 3 महत्वपूर्ण तिथियों को महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया गया। ये मध्य में ही घोषणा की गई जब हम आजादी का अमृत महोत्सव ही सेलिब्रेट कर रहे थे। क्लियर है? तो मेरी माटी मेरा देश समझ में आया। मेरी माटी मेरा देश क्यों मनाया गया ये समझ में आया, है ना। मेरी माटी क्यों रखा गया इसका नाम, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव का समापन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ कुछ अवार्ड भी दिए गए, जैसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान कुछ राज्यों ने, इसमें याद रखना, जो राज्य के रूप में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है वो जम्मू कश्मीर ने, बस इतना याद रख लेना, इससे ज्यादा डिटेल मत पढ़ना। जम्मू कश्मीर ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मंत्रालय आपका रहा है विदेश मंत्रालय, यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, जो आपका फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है आजादी के अमृत महोत्सव में। और जो राज्य है, जो अब यूटी हो चुका है हालांकि, है ना, जम्मू कश्मीर, इसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये 2 डेटा महत्वपूर्ण है। वहीं मेरा भारत, जो युवा भारत है, देखो मेरा युवा भारत जो एक फिजिटल है, फिजी मतलब क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज में टेल मतलब डिजिटल से लिया गया है, टेल, ठीक है। फिजी मतलब है फिजिकल और टेल मतलब है डिजिटल। तो डिजिटल माध्यम mygovernment.gov.in करके जो डिजिटल एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, यहाँ जो युवा है, और युवा भी कौन सा? 15 से 29 साल का जो युवा है, क्योंकि भारत आप सभी को पता है इस समय जनांकी लाभांश की स्थिति भारत में बनी हुई है। तो बोले जो युवा वर्ग है, इस युवा वर्ग को सरकार की जो सर्विसेज हैं या सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जहां लाभान्वित करने की युवाओं को जरूरत है, युवाओं में स्किल डेवलप करने की जरूरत है, युवाओं को एक तरीके से कम्युनिकेट, युवाओं को जोड़ने की जरूरत है। बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स लेकर बड़े बड़े विचार जो रखते हैं युवा, इनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। इस संदर्भ में ही मेरा युवा भारत, यह एक फिजिटल मंच तैयार किया गया। वो भी कब घोषणा की गई? वह घोषणा भी इसी समापन के अवसर पर ही की गई। 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, 31 अक्टूबर 2023 और साथ ही 31 अक्टूबर, आप सभी को पता होना चाहिए 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं भाई, बताऊं? नहीं बताऊंगा। 31 अक्टूबर को आपको बताना है कि क्या मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में ये आपको तीसरा उत्तर देना है, 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, क्यों इसी तिथि को चुना गया भाई। ये आजादी के अमृत महोत्सव के समापन की घोषणा करने के लिए ये बच्चे को पता होने चाहिए। आपको नहीं पता है तो यार क्या करो फिर, है तो ढूंढो, फिर नहीं पता है। और आगे बढ़ना मत, है ना, जब तक देख नहीं लेना, जब तक लिख नहीं देना कमेंट में, तब तक इससे वीडियो के आगे बढ़ना मत, ठीक। तो नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा यार। कितनी बार बोला है, कम से कम 2 ही 3 क्वेश्चन तो अभी पूछे हैं, वो तो जवाब दिया करो। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो है समापन, इस तरीके से इसका समापन किया गया आजादी का अमृत महोत्सव का। 2 अभियान देखने को मिले, मेरी माटी मेरा देश अभियान, और दूसरा कौन सा भाई? मेरा युवा भारत। और मेरा युवा भारत को एक फिजिटल, ये एक मंच दिया गया। यहाँ 15 से 29 साल के जो युवा वर्ग है भारत का, इसको जोड़ा गया है इस मंच के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है नमो भारत ट्रेन। ये भी चर्चा कब की थी, याद करो। नमो भारत रैपिड मेट्रो ट्रेन जब हमने पढ़ी थी, याद आया? वहां बोला था एक और नाम है इससे मिलता जुलता, नमो भारत ट्रेन।
नमो भारत ट्रेन कौन सी है? दिल्ली से मेरठ के लिए RRTS रीजनल रैपिड जो ट्रेन सर्विस चालू की गई है, रीजनल रैपिड जो ट्रांजिट जो सिस्टम है, तो RRTS के तहत ही यह जो दिल्ली से मेरठ के लिए चलने वाली जो ट्रेन है, इसको ही नमो भारत ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है। तो पहली भारत की रैपिड रेल सेवा है, ये समझ में आया, इसका नाम क्लियर हो गया। यह न्यूज इतनी महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा डिटेल्स इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर गंगा डॉल्फिन देखो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कब बनता है? 2023 में। वहां क्या प्रोजेक्ट डॉल्फिन बताया था? नहीं बताया था, तो उसको भी ऐड कर लेना। भारत सरकार के द्वारा ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है ये 2023 में शुरू किया, सॉरी 2020 में शुरू किया जाता है। कब? 2020 में। अब डॉल्फिन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, जितना बताया गया ना इससे बाहर नहीं जाएगा। एनवायरमेंट से जोड़ के पूछेगा तब भी हो जाएगा, अब चाहे करंट से पूछेगा तब भी हो जाएगा। देखो डॉल्फिन आपका जो राजकीय पशु बना है, राजकीय जलीय पशु, बेसिकली राजकीय जलीय पशु नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब बना? 2010 में बना हुआ है। और 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? नेशनल डॉल्फिन डे मनाते हैं। फिर 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन चालू किया जाता है डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। फिर 2023 में उत्तर प्रदेश का यह जलीय जीव भी बनता है। क्लियर हो गया। और शोध केंद्र कहां बन रहा है? बिहार के पटना में। बिहार के पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक, आगे बढ़े अगली न्यूज पर। अगली न्यूज यहां से है भाई, भारतीय भेषज संहिता आयोग। देखो पीडीजी, अब पीडीजी समझते हैं इंडियन, अब आपका देखो इंडियन जो फार्मेकोपिया है ना, क्या नाम है? इंडियन फार्मेकोपिया। तो इंडियन फार्मेकोपिया कमीशन, इसे पीडीजी का सदस्य, पीडीजी का मेंबर बनाया गया है। इसको समझो थोड़ा समझने से पहले बैकग्राउंड समझते हैं। पीडीजी क्या है? देखो पीडीजी जो है ये अमेरिका, यूरोप और जापान, देखो इसकी जितनी भी बैठकें होती थी, इसकी सारी की सारी बैठकें अमेरिका में होती हैं या यूरोप में होती हैं या जापान में होती हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब इन तीनों देशों से बाहर कहीं पर इसकी बैठक हो रही है पीडीजी की। ठीक है, और पीडीजी है क्या? फार्मेकोपिया। देखो फार्मेकोपियल जो आपका वार्ता ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है। पीडीजी का फुल फॉर्म क्या है? फार्मेकोपियल डिस्कशन ग्रुप। और इंडियन फार्मेकोपिया, यहां समझो इंडियन फार्मेकोपिया जो आपका ये है, ये काम क्या करता है? जो आप यहाँ भारत में जितनी भी मेडिसिन देखते हो ना, जितनी मेडिसिन, इसका स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि इसका जो मानकीकरण है, इसका मानकीकरण किसके द्वारा किया जाता है? इसी कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। ये तय करती है यहाँ के स्टैंडर्ड्स को, सारे मेडिसिन के कौन से इसके पैरामीटर पर खरा नहीं उतरता है उसको बैन कर दिया जाता है। ये सारा काम कौन करता है? यही इंडियन जो फार्मेकोपिया जो कमीशन है इसके द्वारा ही किया जाता है काम। ठीक है, अब भारत में देखो स्टैंडर्डाइजेशन का काम इसको किया जाता है। अब यही फार्मेकोपिया डिस्कशन ग्रुप है एक, और ये डिस्कशन ग्रुप ज्यादातर कहाँ किन देशों में होता है? या तो अमेरिका में होता है, या फिर जापान में होता है, यूरोप में होता है। पहली बार कहीं बाहर हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है, और वो भी हैदराबाद में हो रहा है। इस हैदराबाद में डिस्कशन ग्रुप बैठता है, और यहाँ पर जो इंडियन फार्मेकोपिया है आपका ग्रुप है, भारत का जो देखो स्टैंडर्डाइजेशन करने वाला जो ग्रुप है फार्मेकोपिया ग्रुप है, इसको जो है इसका स्थायी सदस्य, पीडीजी का जो है स्थायी सदस्य बना लिया गया है। तो न्यूज यही है कि पीडीजी का जो स्थायी सदस्य बना लिया गया है, इंडियन जो फार्मेकोपिया जो कमीशन है इसको स्थायी सदस्यता मिल चुकी है। बस न्यूज ये जानने वाली है। कहां बैठक हो रही है? हैदराबाद में हो रही, चूंकि पहली बार कहीं बाहर हो रही है, यूरोप, अमेरिका और जापान से बाहर। अगर फर्स्ट टाइम हो रही इंडिया में हो रही तो कहां हो रही जानना जरूरी है। कहां? हैदराबाद में हो रही है। चलो बस इतना समझाने के लिए इतना पीछे की चीजें कवर करके बताई गई। अब शमक्का शरक्का सेंट्रल जो ट्राइब यूनिवर्सिटी है, इसको समझना है। पहले कहानी जान लेते हैं। कहानी क्या है? बढ़िया कहानी है। देखो तेलंगाना के क्षेत्र में जाओगे, अब तेलंगाना के क्षेत्र में जैसे जाओगे तो वहां पर देखो एक जतारा मेला होता है। गूगल करना आप जतारा मेला, एक जतारा मेला, आपको पता चलेगा क्यों होता है ना। उसके पीछे कहानी समझनी। तो यहाँ पर दो देवियां हैं। ये यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है कोया। क्या नाम है भाई? कोया ट्राइब है। एक प्रश्न बनेगा, कोया ट्राइब किस राज्य से आती है, किस राज्य से बिलोंग करती है? तेलंगाना। तो इस कोया जनजाति के द्वारा ही जो ये मेला है, मेला क्यों आयोजित होता है ये समझो। यहाँ इनकी दो देवियां हैं, और वो देवियों का नाम क्या है? समक्का, और दूसरी देवी है शरक्का। ये दोनों देखो माँ बेटियां हैं। ठीक है, समझना, कहानी समझना। तो शमक्का जो है आपकी तेलंगाना में ही आपका इनका विवाह होता है, और इनकी पुत्री होती है शरक्का। ठीक, अब यहीं पर डायनेस्टी होती है काकती डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी होती है? काकती। तेलंगाना में ही काकती डायनेस्टी होती है। और जहां पर इनका विवाह होता है शमक्का का, तो यहाँ सूखा पड़ता है। ठीक, कहानी यह है कि इनके क्षेत्र में सूखा पड़ता है, लेकिन काकती जो राजवंश का राजा है, इसके द्वारा यहाँ इन पर टैक्स लगा दिया जाता है, और टैक्स का विरोध किया जाएगा। पहले यह राजा लड़ेंगे, फिर राजा लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होते हैं। फिर इनकी जो धर्मपत्नी शमक्का होती हैं,
शमक्का लड़ती हैं, शमक्का के साथ साथ इनकी पुत्री शरक्का और इनके दामाद वगैरह सब भागीदारी करते हैं। ठीक, अब भागीदारी करते करते फिर आगे शरक्का की भी मृत्यु हो जाती है, फिर ऐसा मान्यता है इनके बीच में, शमक्का जो है वहीं पर लीन हो जाती हैं। ठीक, ये वो ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में मान्यता है, ध्यान से सुनना, ये कहानी समझना। तो ये जो देवी हैं इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है, और देवी के रूप में पूजते हुए ही ये जो जतारा मेला है वहां पर हर साल आयोजित होता है। जतारा मेला की खासियत और गंभीरता यहाँ ये समझो, महत्व इसलिए है क्योंकि भारत में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा मेला कौन सा है तो सभी को पता होगा कुंभ मेला है, और दूसरा अगर कोई पूछे सबसे बड़ा मेला कौन सा है, यही जतारा मेला है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मेला है भारत का दूसरा। और अगर ट्राइबल सबसे बड़ा यानी कि जनजातीय ट्राइबल अगर मेला सबसे बड़ा कौन सा है भारत का, तब भी यही तेलंगाना का जो कोया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता था। अभी के समय देखो यहाँ पर कोया के साथ साथ और जनजातियां भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इसीलिए भारत का सबसे बड़ा जनजातीय मेला यही तेलंगाना में लगता है, जतारा मेला। क्लियर, समझ में आ गया, न्यूज क्लियर। अब ये न्यूज नहीं थी, बैकग्राउंड था, शमक्का शरक्का का बैकग्राउंड था। अब बोले शमक्का शरक्का को लेकर के इतनी मान्यता है इस ट्राइब में, तो यहाँ प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं और बोलते हैं भाइयों बहनों हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये प्रधानमंत्री जी का स्पीच था, ध्यान से सुनना। तो बोलेंगे कि हम तुम्हारे लिए समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, वो भी सेंट्रल केंद्रीय ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा कर देंगे। अब इसकी स्थापना होगी, आधारशिला रख देंगे, और इसके लिए जो बजट बोलेंगे वो 900 करोड़ रुपए का बजट हम आपके लिए आवंटित करते हैं। समझ में आया भाई, पूरी न्यूज क्लियर। समक्का सरक्का से रिलेटेड कहां बन रहा है भाई, तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में, और इसका नाम भी आपकी देवी जो है शमक्का, उनकी पुत्री शरक्का के नाम पे ही रखा जाएगा। ट्रेवल फॉर लाइफ को समझना है तो उससे पहले मिशन लाइफ को समझना पड़ेगा। मिशन लाइफ क्या है, देखो लाइफ का मतलब ही क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। LI मतलब लाइफ स्टाइल, F फॉर E मींस इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल अपना ऐसा बनाओ कि इको फ्रेंडली रहे। कैसे भाई, कहीं पर पानी बहता हुआ देख रहे हो तो टूटी बंद कर दो, कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है सड़क पे उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दो। ये क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल तय करती है। ठीक है, यूज करने में आप पॉलिथीन्स वगैरह का यूज मत करो। तो इसी के संदर्भ में मिशन लाइफ चालू किया गया भारत सरकार के द्वारा, और प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा कब की, मिशन लाइफ की, मिशन लाइफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुजरात से देखो ये घोषणा की जाती है, और बोलते हैं 2022 में ये घोषणा होती है, गुजरात से होती है, और ये कहा जाता है कि 2028 तक 80% जो गांव हैं इनको हम इको फ्रेंडली बना देंगे। ठीक है, तो ये मिशन लाइफ है। मिशन लाइफ बैकग्राउंड समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि COP 26 में हम पंचामृत ला चुके थे, और उसके बाद हमने जो डिसाइड किया हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के या नेट जीरो एमिशन को लेकर के, तो जब तक ये मिशन लाइफ जैसे प्रोग्राम को सफलतापूर्वक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक ये आप बड़े बड़े वादे ही होकर बन के रह जाएंगे, केवल उनको पूरा कैसे करोगे। तो इस संदर्भ में मिशन लाइफ से ही जोड़ करके लाइफ, ट्रेवल फॉर लाइफ शुरू किया गया है। ट्रेवल फॉर लाइफ किसके द्वारा शुरू किया जाएगा भाई, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और ये घोषणा कहां से हुई है, दिल्ली के भारत मंडपम से। याद रखना, जो मिशन लाइफ है वो गुजरात से शुरू हुआ था, और जो ट्रेवल फॉर लाइफ है, ट्रेवल फॉर लाइफ, ये कहां से शुरू हुआ है, ये दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ है। ठीक है, बस ये महत्वपूर्ण है जानना। और इसी में सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता हुई, इसमें 35 गांवों को देखो यहां पर चुना गया, जिन्होंने जो पर्यटन है वो पर्यटन को मिशन लाइफ से जोड़कर पर्यटन को एनवायरमेंट इको फ्रेंडली पर्यटन को बढ़ावा दिया है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। इसमें 35 गांवों को सम्मानित किया गया, जिसमें 35 गांवों में से 5 को तो गोल्ड और 10 गांवों को सिल्वर है, और बाकी जो 20 गांव हैं इन्हें ब्रॉन्ज दिया गया। अब 10 उत्तर प्रदेश कहां पर आता है, देखो उत्तर प्रदेश जो है हमारा, इसमें से उत्तर प्रदेश गांव, उसमें कुरैना गांव केवल आता है। याद रखना, उत्तर प्रदेश का केवल कुरैना गांव है जो सिल्वर वाली कैटेगरी में आता है। कहां पर आता है, सिल्वर वाली कैटेगरी में, ये महत्वपूर्ण है जानना। नारी शक्ति वंदन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ चुके हैं पीछे। नारी शक्ति बहुत पहले की भी न्यूज है, तो इससे समझ लो कि देखो नारियों, देखो पॉलिटिकल बात होती है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की लगातार बात की जाती थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की गई, सबसे पहला प्रयास किया गया 11वीं लोकसभा में। ठीक, ध्यान से सुनना, 11वीं लोकसभा में पहली बार प्रयास किया गया, लेकिन वहां से उस समय रहते हैं आपके HC देवगौड़ा प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री रहता है, HC देवगौड़ा जी। ठीक है, HC देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री रहते हैं। पहला प्रयास किया जाता है कि लोकसभा राज्यसभा में पास करके महिलाओं के लिए भैया लोकसभा में है ना, और राज्यसभा में और विधानसभा, लोकसभा में और राज्यसभा में यहाँ 33% सीटों का आरक्षण कर देना चाहिए। और महिलाओं की भागीदारी आप देख ही रहे हो कितनी रहती है, 10 से 12% के आसपास महिला सांसदें रहती हैं। वर्तमान 18वीं लोकसभा में देखा जाए तो महिला सांसदें कितनी हैं, 74 हैं, लास्ट ईयर की तुलना में गिर गई हैं, है ना, और कम हो गई है, क्योंकि अभी ये लागू नहीं हुआ। जब परिसीमन बैठेगा, परिसीमन के बाद में ये जो अधिनियम पारित तो हो चुका है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, पारित हो गया, लेकिन ये लागू कब होगा, 2026 वाली से लागू होगा। क्लियर,
अब बोले पहला जो प्रयास किया गया 11वीं लोकसभा से ये प्रयास किया जाता है, लेकिन हर बार क्या होता है, पैट्रियार्कल, आप समझ लो पैट्रियार्कल सोच के चलते कभी भी पास नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो किसी पार्टी जो पार्टी लेकर आती है उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं रहता है। लेकिन वर्तमान समय में जब 128वां बिल आता है, बिल है ये, ध्यान से सुनना, 128वां जब बिल सरकार लेकर आती है, फिर वो 20 सितंबर को देखो लोकसभा से, 21 को राज्यसभा से और 28 को यहाँ पर राष्ट्रपति के भी साइन हो जाते हैं, और ये बिल बन जाता है एक्ट, और एक्ट बनता है 106वां 106वां जो है अधिनियम बन जाता है, और ये नारी जो शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसमें क्या है, महिलाओं को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के चलते यहां महिलाओं की 33%, तो भैया न्यूनतम भागीदारी 33% महिलाओं को सीटें तो देनी ही पड़ेंगी। इसके माध्यम से बाध्यता हो जाएगी इस अधिनियम के माध्यम से। और यहाँ संशोधन देखो 239 के ए में चेंज होगा, 330 का ए, 332 ए और 334 का ए ऐड किया जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से लोकसभा विधानसभा इनमें महिलाओं के लिए 33% सीटें अब रिजर्व करनी पड़ेंगी। समझ में आ गया, ये पूरा अधिनियम समझ में आया। अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, विश्वकर्मा समझते हो गए आप, जो विश्वकर्मा, जो ये आप समझ लीजिएगा जितने कारीगर समुदाय है, शिल्पकार है, इनके एक तरीके से ईश्वर हैं, गुरु हैं, है ना, इनके भगवान हैं विश्वकर्मा। और पहले के समय में भी जैसे अर्जुन का जो धनुष हो गया, या जितने पीछे के समय भी उपकरण जो बनाए गए हैं वो सारे विश्वकर्मा के द्वारा ही, गुरु विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाए गए। तो इसी संदर्भ में ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने जन्मदिन पर, पिछले साल के जन्मदिन पर, इस साल के बर्थडे पर भी हमने पढ़ा, शुरू में एकदम न्यूज है, सितंबर से सितंबर तक की न्यूज पढ़ रहे हैं हम, तो इस साल के बर्थडे पर भी उन्होंने कुछ कैबिनेट की मंजूरी दी है ना, बर्थडे के अगले दिन 18 सितंबर को। अब इस समय 17 सितंबर को पिछले साल उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए, और पीएम विश्वकर्मा योजना पूरी सेंट्रल सेक्टर, मतलब पूरी की पूरी ये जो मदद है पूरी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, और ये अगले 5 सालों के लिए इन कारीगरों को, शिल्पकारों को सरकार के द्वारा मदद की जाएगी। समझ में आ गया। तिथि इसकी महत्वपूर्ण है, तिथि याद रखना, है ना। फिर है आयुष्मान भवा अभियान। आयुष्मान भवा अभियान वही आपका जो आयुष्मान भारत अभियान है, इसकी सफलता के अनुरूप ही आयुष्मान भवा अभियान आता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखो। सांची अगली न्यूज है लास्ट। सांची क्या है, सांची और मोढेरा दो शहर आपको याद रखने हैं। सांची क्या है, सांची जो है भारत का पहला क्या बना हुआ है, भारत का पहला सौर शहर बन गया है। यानी कि यहाँ जो भी विद्युत का प्रयोग किया जाएगा इस शहर में, इस शहर में विद्युत का प्रयोग पूरी तरीके से सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा, और ऐसा करने वाला या 100% सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करेगा। ये शहर बन गया है सांची, मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही एक बात और याद रखना, जो सांची स्थित जो बौद्ध स्तूप हैं या बौद्ध स्मारक हैं, इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को की कब शामिल किया गया था, 1989 में। ये वर्ष महत्वपूर्ण हो गया, 1989 में सांची को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा, और भारत का पहला सौर शहर बना है। सिटी क्या है भाई, सिटी कौन है, सिटी है आपका सांची। अगर विलेज पूछा जाए, पहला सौर गांव कौन बना था, ये पुरानी न्यूज है, तो पहला सौर गांव गुजरात का ही मोढेरा है। गुजरात का मोढेरा जो है पहला 24x7 सौर संचालित गांव बना हुआ था, और पहला 24x7 या सौर शहर सिटी कौन बना हुआ है, सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, और सांची 1989 में आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है। इस तरीके से हमने खत्म कर ली नेशनल न्यूज। 1.5 घंटे का ही वीडियो बना है, कोशिश की है कि जो देखो लास्ट में लीस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें होती हैं, लास्ट में जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं उन पर केवल जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो जानते हुए चलो, है ना। सितंबर अक्टूबर साइड की न्यूज़ें हैं वो लीस्ट इंपॉर्टेंट की हैं, उनको बहुत ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं। जो ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूज है वो शुरू वाली हैं, स्टार्टिंग वाली हैं, लास्ट 6th मंथ वाली जो थी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, उनको थोड़ा सा डिटेल से हमने पूरा बैकग्राउंड से कहानी समझते हुए उनको पढ़ा हुआ है। ठीक, उसी हिसाब से पढ़ना है, जो जितना महत्वपूर्ण उसको उतना ज्यादा समय देना है। अब बोले ये नेशनल न्यूज खत्म हो चुकी हैं, अब कमेंट बॉक्स में बताना जो नेशनल न्यूज आपने की है हमारे साथ में, उसमें आपको मजा आया कि नहीं आया, है ना। मजा आया है तो फिर कमेंट करो मजेदार, तब अगला इंटरनेशनल का वीडियो बनाने में भी मजा आएगा, है ना। पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है, और अगर मजा आता है और धीरे से निकल जाते हो देख करके तो फिर हमें भी मजा नहीं आता है। ठीक है, समझते हो बात को कि नहीं। तो एप्रिसिएशन के रूप में केवल अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट दो, और कुछ अगर दिक्कत है, कमी आ रही कहीं पर, तो वो कमी भी बताओ, है ना। वो कमी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आगे से उसको सुधार करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि वो आप कमी बता दोगे तो हम आपका कमेंट डिलीट करेंगे, या आपको हम गुस्सा हो जाएंगे आपसे, भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। बिल्कुल नहीं, आप जो भी दिक्कत है, अच्छा लग रहा है तो वो बताओ, अगर कुछ कमी लग रही है तो उसको सुधार करेंगे। वो सुधार आपके लिए भी फायदेमंद है, सुधार हमारे लिए भी जरूरी है। ठीक है, चलो फिर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।